नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैभव अवस्थी और आज मैं लाया हूं आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त लेक्चर। बच्चों, एक डॉक्टर होने के नाते व्हेन आई वाज पोस्टेड इन वन ऑफ द हॉस्पिटल्स इन मुंबई, ओके, ए 60-year-old मेल पेशेंट comes in the middle of the night approximately somewhere around 2 o'clock 3 o'clock को आया था, जहां उसके फैमिली मेंबर्स उसको ले आए थे, ओके, उसको उठा कर लाए थे और एग्जामिनेशन करने के बाद पता चला उसके बॉडी का राइट हैंड और राइट लेग काम ही नहीं कर रहा है। जैसे ही ये कंप्लेन आया, तुरंत मैंने उसके रिलेटिव से पूछा क्या इसको हाई ब्लड प्रेशर है। जवाब आया हाँ। मैंने उनसे पूछा क्या आपने दवाई बीच में बंद किया था, तो जवाब आया हाँ, हमने 6 महीने से दवाई बंद किया है क्योंकि लॉकडाउन के हिसाब से हम हमारे ब्लड प्रेशर के डॉक्टर को दिखा नहीं पाए थे। सेकेंड, एक पेशेंट आता है, जैसे ही सामने बैठता है उसको देखते बराबर मुझे पता चल जाता है उसकी कंप्लेन क्या है। उस पेशेंट में हमने नोटिस किया कि उस पेशेंट का बोथ कॉर्नर ऑफ द लिप्स में से वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ द लिप वाज ड्रूपिंग डाउन, नीचे की तरफ गिर रहा था। फिर जब उससे स्माइल करने के लिए कहा तो उसका स्माइल वाज एसिमेट्रिकल। बोथ एंगल ऑफ द माउथ शुड बी सिमेट्रिकल, बट उसको एक साइड का फेस का पैरालिसिस हो रहा था। तो ये पैरालिसिस क्या होता है? हिंदी में हम लोग बोलते हैं लकवा मार जाना। इमेजिन हम हमारे बॉडी के राजा हैं। मुझे मेरे बॉडी का शोल्डर मूव करना है तो मैं शोल्डर मूव कर सकता हूं, मुझे एल्बो मूव करना है मैं एल्बो मूव कर सकता हूं, रिस्ट मूव करना है रिस्ट मूव कर सकता हूं, मुझे मेरे मेटाकार्पल्स और फैलेंजेस मूव करना है मैं उनको मूव कर सकता हूं, मुझे मेरे बॉडी को जैसे मूव करना, आई कैन एंजॉय, आई कैन डांस विथ माई बॉडी बिकॉज आई एम द मास्टर ऑफ माई बॉडी। पर बच्चों सोचो, यही शरीर का एक हिस्सा अगर तुम हिला ही नहीं पाओ, तुम चाह रहे हो उसको हिलाना। मैं चाह रहा हूं कि मैं मेरा लेफ्ट हैंड को मूव करूं, बट मेरा लेफ्ट हैंड गिर गया है, मूव ही नहीं कर पा रहा हूं। इसको टिपिकली बोलते हैं लॉक्ड इन स्टेट। लॉक्ड इन स्टेट का मतलब होता है तुम अपने ही शरीर में लॉक हो गए। कितनी बेबस वाली फीलिंग है ये। एक बहुत ही कमाल का केस था। लगभग 13-14 साल की एक लड़की थी, नींद में बेड पर से गिर गई थी। दूसरे दिन रिलेटिव ले आए उसको हॉस्पिटल में। दोनों हाथ और दोनों पैर का पैरालिसिस हो चुका था। उसको आईसीयू में एडमिट किया, हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। धीरे धीरे पैरालिसिस बहुत ही तेजी से प्रोग्रेस करने लगा। ओके, दोनों हाथ और पैर का कंप्लीट पैरालिसिस हो गया। रेस्पिरेटरी मसल्स, चेस्ट मसल्स, उसका भी पैरालिसिस होने लगा। ब्रीदिंग डिफिकल्टी होने लगा उसको। फिर हमने उसका ट्रैकियोस्टोमी किया था। ट्रैकियोस्टोमी में उसके ट्रैकिया को कट करके यहां पर हमने एक उसका रेस्पिरेशन के लिए आउटलेट क्रिएट किया था और फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंडीशन और खराब हुई, उसको वेंटिलेटर पे कनेक्ट किया। फिर हमने 9th स्टैंडर्ड में थी वो बच्ची। उसका एग्जाम आने वाला था अगले साल। 10th स्टैंडर्ड था। उसके फैमिली मेंबर्स ने बहुत बड़ा सपना देखा था कि ये 10th स्टैंडर्ड क्लियर करने के बाद लाइफ में बहुत अच्छा करेगी। चार्टेड अकाउंटेंट बनना चाहती थी। न्यूरोलॉजिस्ट को बुलाया गया। ओके, बाकी के फिजिशियंस और डॉक्टर्स ने भी पूरा का पूरा केस स्टडी किया। उसको बहुत ही रेयर सिंड्रोम निकला। ओके, वो सिंड्रोम हमारे सिलेबस में नहीं है। जब मैं मेडिकल लेक्चर दूंगा तब वो केस के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा। शी वाज सफरिंग फ्रॉम अ वेरी रेयर सिंड्रोम, ओके, व्हिच इज कॉल्ड एज गुलियन-बेयर सिंड्रोम। एनीवे, ये अपने सिलेबस में नहीं है, बट मैं तुमसे ये कह रहा हूँ, अब ये बच्ची जब आईसीयू में, ओके, बोल भी नहीं पाती थी क्योंकि ट्रैकियोस्टोमी का ट्यूब था गले में। सो उसका बात करने का सिर्फ एक ही अंदाज था, वो अपने पलकों को झपकाती थी। तो कैसा है ना, जब कफ बनने लगता था, सांस लेने में तकलीफ होता था, ओके, राइट। सो जो नर्स, एक नर्स, डेडिकेटेड नर्स सिर्फ उसी पेशेंट के लिए थी। सो नर्स की तरफ देखती थी, आई ब्लिंक करती थी। तो हम उससे सवाल किया करते थे, क्या हुआ, सांस लेने में तकलीफ हो रही है? तो आई ब्लिंक करती थी। फिर उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे सक्शन ट्यूब डाल के सारा म्यूकस सक कर लेते थे ताकि एयर पैसेज क्लियर हो सके। एक टाइम उसको बहुत तकलीफ हो रही थी। हमने तरह तरह के सवाल पूछे, क्या हुआ, सांस लेने में तकलीफ है?
ओके, दर्द हो रहा है शरीर में कहीं, वो आंखों को ब्लिंक ही नहीं कर रही है। फिर हमने उसके मदर को बुलाया। मदर गई पेशेंट के पास और 2 मिनट में वो मदर समझ गई कि इसको क्या तकलीफ है। उसने एक चद्दर लिया, सिस्टर से और एक चद्दर मंगाया और उसको उड़ा दिया, उसके पैर को पूरी तरह से कवर कर दिया। अब उस लड़की को ठंडी लग रही थी। ये भी कितनी कमाल की बात है हमारे बायोलॉजी में, वी एज मैमल्स हैव लॉट ऑफ अफेक्शन टुवर्ड्स दैट चाइल्ड। सो एक माँ को 2 मिनट में समझ गया कि उसकी बच्ची को ठंडी लग रही है। फिर उसकी माँ बहुत फूट फूट कर रोने लगी, ओके, कि ये इम्प्रूव करेगी कि नहीं इम्प्रूव करेगी। ओके, फिर धीरे से हमने उनको रीअश्योर किया, उनको समझाया और फिर वापस उनको बाहर भेज दिया गया, क्योंकि पेशेंट का कंडीशन देखने लायक नहीं था। It was very unfortunate that we could not save that patient. This young patient died because of this rapidly progressing paralysis. इसीलिए बच्चों बायोलॉजी बहुत जरूरी हो जाता है। हमारा ये सब्जेक्ट बायोलॉजी क्यों बायोलॉजी कहलाता है, क्योंकि अगर हम लोग इसमें सही मेहनत करें और खुद को एकदम नॉलेजेबल बना लें और डॉक्टर बन जाए, तो हम लोग बहुत सारे लोगों की निराशा में आशा बन सकते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस जहां पेशेंट बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है डेथ की तरफ, हम रोक सकते हैं उसको। पेशेंट और डेथ के बीच में खड़े हो सकते हैं कि नहीं, हम पेशेंट को जाने नहीं देंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग इससे रिलेटेड बहुत सारे जबरदस्त पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। मुझे मेरे बहुत सारे बच्चों का मैसेज आता है, तुम्हारे पास मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। मेरे आधे से ज्यादा जो स्टूडेंट्स मुझे फिजिकली देखते हैं, सामने सामने देखते हैं, उनका मुझे मैसेजेस आता है जब वो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं कि सर ऐसा क्यों है, एक डॉग की सूंघने की शक्ति अच्छी होती, इंसान की सूंघने की शक्ति इतनी अच्छी नहीं है। सर ऐसा क्यों है, शार्क की भी सूंघने की शक्ति अच्छी है। सर मेरा एक दोस्त बहुत ही मोटा है, यानी उसके शरीर का वजन ज्यादा है, तो उसके दिमाग का वजन भी ज्यादा होगा। सर पर वो पढ़ने में एकदम डब्बू है। सो क्या इंसान का इंटेलिजेंस उसके दिमाग के वजन पर निर्भर करता है? Is it the weight of the brain that determines the intelligence? If not, then what determines the intelligence? सर कौन इंसान कितना इंटेलिजेंट है कैसे पता चलेगा? सर मेरी मम्मी और मेरी दादी मुझे बादाम खिलाती है, एग्जाम से पहले बोलती है बादाम खा के जा, सब याद रहेगा, बादाम दिमाग के लिए अच्छा होता है, बादाम खाने से दिमाग बढ़ता है। क्या ये सही है? गलत। सर तो बादाम खाने से क्या होता है? बात करेंगे उस बारे में। सर हम बोल कैसे पाते हैं? सर हम टंग की मदद से बोलते हैं। फिर धीरे धीरे जब मैं हायर क्लास में आया, मुझे पता चला कि हम वोकल कॉर्ड्स की मदद से बोलते हैं। ये वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं तो हम बोल पाते हैं। बट अब तुझे पता चलेगा कि हम इसकी मदद से भी नहीं बोलते। सर हम सूंघते हैं नाक से, पर आपने एक लेक्चर में बोला था ये गलत है। हम देखते हैं आंख से, ये भी गलत है। हम सुनते हैं कान से, ये भी गलत है। हम टच करते हैं, फील करते हैं स्किन की मदद से, ये भी गलत है। सर ये तो बेसिक है, हम देखते हैं आंख से, सूंघते हैं नाक से, टेस्ट करते हैं टंग से, फील करते हैं स्किन की मदद से। आप गलत क्यों बोल रहे हो सर? हम देखते हैं ब्रेन से, हम सूंघते हैं ब्रेन से, हम टेस्ट करते हैं ब्रेन से, हम स्मेल करते हैं ब्रेन से, हम फील करते हैं ब्रेन से। ये जो सेंस ऑर्गन है ना, ये तो प्यादे हैं, ये तो छोटे मोटे कारीगर हैं, ये तो छोटे मोटे नौकर चाकर हैं ब्रेन के। असली बॉस ब्रेन, उसका खास हिस्सा सेरिब्रम, आज का लेक्चर है। सोचो अगर तुम्हारे नोज से, ओके, तुम्हारे नाक से एक तार होते हुए तुम्हारे मेन मीटर बॉक्स तक जा रही है। समझो नाक है ना, पंखा है, इट्स लाइक अ फैन। पंखा थोड़ी खुद ब खुद घूमता है। जब तक मेन मीटर बॉक्स से कोई बिजली का सप्लाई, कोई बिजली का संदेश नहीं आए, तब तक पंखा घूमेगा नहीं। तो हवा कौन दे रहा है? पंखा नहीं दे रहा है, मेन मीटर बॉक्स दे रहा है। पंखा तो सिर्फ घूमने का काम कर रहा है। वैसे नोज की मदद से तुम स्मेल करते हो, बट नोज से जो नर्व ब्रेन तक जा रही है, वो ब्रेन को एहसास दिलाती है। फिर ब्रेन समझता है हाँ
ये इस तरह का स्मेल है, हाँ ये इस तरह का विजन है, हाँ ये इस तरह का हॉट कोल्ड सेंसेशन है, पेन, टच, प्रेशर, वाइब्रेशन, इस तरह का सेंसेशन है, हाँ ये इस तरह के शब्द है, हाँ ये इस तरह का बायो प्रोफेसर है, हाँ ये इस तरह का योयो बायो है। ये सब ब्रेन समझता है, ये सेंस ऑर्गन्स तो उसके नौकर चाकर है, ये सब चाराना अठारा है। अब हम बहुत हाई लेवल पे बात करने वाले हैं। ब्रेन बहुत ही कमाल का काम करता है बच्चों, ये हमको याद रखना चाहिए। ओके, सो इन सारे सवालों का जवाब, सर हमारा लेफ्ट ब्रेन राइट बॉडी को कंट्रोल करता है, ऐसा क्यों? सर कुछ लोग राइटी होते हैं, कुछ लेफ्टी होते हैं। जैसे तुम्हारा अवस्थी सर लेफ्टी है, बाएं हाथ से लिखता है और इसलिए तो बोलता है बायोलॉजी अपने बाएं हाथ का खेल है। सर तो ये लेफ्टी और राइटी कैसे डिसाइड होता है? सर कुछ लोग तो दोनों हाथ से लिखते हैं। ये लोग कौन होते हैं, कहां से आते हैं ये लोग? सो ये सारे टॉपिक के बारे में हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर थोड़ा लंबा जाएगा बट ये लेक्चर जबरदस्त जाएगा। ओके, सो सुनना चालू करो। अब बच्चों, हमारे बायोलॉजी क्लास में ब्रेन से रिलेटेड हमने डिस्कस किया था कि ब्रेन के भी 3 पार्ट है। मेरा क्लासिफिकेशन वाला स्टार्टिंग वाला वीडियो देखो, स्टार्टिंग के 1-2 वीडियो देखो, तुमको समझ में आएगा। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, सुना तूने? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन यानी फॉरवर्ड वाला पार्ट, मिड ब्रेन यानी मिडल वाला पार्ट, हाइंड ब्रेन यानी बिहाइंड, पीछे वाला पार्ट। फोर ब्रेन में भी 3 टुकड़े, ऑल्फैक्टरी लोब्स, सेरिब्रम, डायनसेफेलॉन। क्या कहा मैंने? ऑल्फैक्टरी लोब्स, सेरिब्रम, डायनसेफेलॉन। इसमें से मैं तुझे सिर्फ 2 टुकड़ा सिखाऊंगा इस लेक्चर में, ऑल्फैक्टरी लोब्स और सेरिब्रम। डायनसेफेलॉन तुझे नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा बेटा। फिर उसके बाद वाले वीडियो में मिड ब्रेन और उसके बाद वाले वीडियो में हाइंड ब्रेन बेटा। सो आज सिर्फ 2 टुकड़ों पर फोकस करते हैं, स्टार्टिंग विद ऑल्फैक्टरी लोब्स एंड देन विद सेरिब्रम। ऑल्फैक्टरी लोब्स में से ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है स्मेल। ये टुकड़ा जोड़ी में होता है, सो इट इज प्रेजेंट इन पेयर एंड इट इज प्रेजेंट ऑन द इंफीरियर सरफेस ऑफ सेरिब्रम। सेरिब्रम के इंफीरियर सरफेस पे होता है। ये ऑल्फैक्टरी लोब्स दिखता कैसा है सर? ये ऑल्फैक्टरी लोब्स कुछ इस तरह का दिखता है, एकदम लॉलीपॉप जैसा। लॉलीपॉप यानी खाने की बात नहीं कर रहा है, हाँ ब्रेन की बात कर रहा है, ध्यान दे। ओके, तो ये जोड़ी में है बेटा, और इसमें हम लोग क्या नोटिस कर रहे हैं कि इसमें नीचे का एक लंबा वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट। और जो ऊपर का स्वोलन पार्ट है उसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब। अब बात ध्यान से सुनो, समझो फॉर एग्जांपल तुमने अपने फ्रेंड का ना क्रेनियम, स्कल बोन काट दिया है, काट दे। सर काटना, हत्या करना गलत बात है, हाँ तो काटो मत। ओके, लेट्स इमेजिन तुम्हारे फ्रेंड का स्कल बोन है, उसका क्रेनियम खोलो, लाइक अचार का डब्बा फॉर एग्जांपल ना, ऐसे खोलो उसको, ये खोल दिया और जैसे ये खुलेगा तो बोलेगा हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ टू यू। ओके, तो उसका स्कल खोल दिया तुमने। अब अंदर ब्रेन, सर मेरे दोस्त के पास तो दिमाग ही नहीं है, चुप रहे, इंसल्ट मत करो दोस्त, ध्यान दो, टॉपिक है। सो अंदर से ब्रेन निकाला हमने बाहर। अब ये उसका है ना 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, यानी उसके दिमाग का 2 आधा आधा हिस्सा है बेटा। ओके, अब ये दोनों आधे हिस्से के, जिस तरह से मैं खड़ा हूं, दोनों आधे हिस्से के नीचे की तरफ। ओके, अब ये देखो, ये कैसा हो गया पता है? ये कुछ इस तरह से, ये व्हाइट वाला पार्ट ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट है और ये पूरा का पूरा ऑल्फैक्टरी बल्ब है। ओके, अब ये ब्रेन का 2 हिस्सा है
और जिस तरह से मैं खड़ा हूं ना, तो ये पार्ट कुछ इस तरह से। सो ये ब्रेन के इंफीरियर सरफेस पे ऐसे रखा हुआ है, एक इधर और एक इधर, ताकि मेरा नाक, मैं जो कुछ भी स्मेल करता हूं ना, इट गोज फ्रॉम द बैक ऑफ माई नोज, नर्व के माध्यम से वो ऑल्फैक्टरी बल्ब तक जाता है। ओके, ऑल्फैक्टरी बल्ब यहां रखा है, यानी ये दोनों को उठाया, लॉलीपॉप सुला दिया मैंने। ओके, सो मेरे नाक से जो सुगंध है, जो स्मेल है, वो जाता है ऑल्फैक्टरी बल्ब को उकसाता है, ऑल्फैक्टरी बल्ब ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट को मैसेज भेजता है, और ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट हमारे ब्रेन के टेम्पोरल लोब में जाके खत्म होता है, और टेम्पोरल लोब में ऑल्फैक्टरी एरिया है, यानी सूंघने को पहचानने की एक खास डिपार्टमेंट बना के रखा है। सो यहां पर ऑल्फैक्टरी एरिया फिर वो डिटेक्ट करता है कि किस तरह का स्मेल है। ये स्मेल सूंघ के मुझे, हाँ क्या सुगंध है, ऐसा एक्सप्रेशन देना है, कि ये स्मेल सूंघ के मुझे बोलना है बुरा स्मेल है, कि ये स्मेल सूंघ के मुझे बेहोश हो जाना है, क्लोरोफॉर्म है। ओके, सो ऑल्फैक्टरी एरिया यहां रहता है, टेम्पोरल लोब में रहता है। अब बच्चों बात ये है कि ये जो ऑल्फैक्टरी बल्ब है, ओके, जो हमारे सूंघने की शक्ति को डिसाइड करता है, इस तरह का ऑल्फैक्टरी बल्ब और ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट, इसको मिलाकर बोलते हैं ऑल्फैक्टरी लोब। इसका दूसरा नाम है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज राइनेनसेफेलॉन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज राइनेनसेफेलॉन। क्यों राइनेनसेफेलॉन? बिकॉज राइनो मीन्स नोज, जैसे वो गेंडा होता है ना, राइनोसोरस, उसके नाक पे ही ऐसा सींग है ना, राइनो ऑलवेज मीन्स नोज, उस तरह से याद रखो बेटा। ओके, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज राइनेनसेफेलॉन। और ये ऑल्फैक्टरी लोब जो है ना, इट इज लेस डेवलप्ड इन ह्यूमंस। एंड दे आर मोर डेवलप्ड इन डॉग्स। इसीलिए डॉग्स में ना सूंघने की शक्ति बहुत ही तेज होती है, बहुत ही शार्प होती है। देयर सेंस ऑफ स्मेल इज वेरी शार्प। ओके, सो नेक्स्ट टाइम कोई भी अगर बोलेगा ना कि अरे यार डॉग्स लोग इतना आसानी से कैसे सूंघ के पता लगा लेते हैं, पुलिस के जो स्निफर डॉग होते हैं, ओके, यहां से सूंघना चालू करेंगे, किलोमीटर दूर तक ले जाएंगे पुलिस को और बराबर बता देंगे कि ये सुगंध कहां से आ रहा है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, सो डॉग की सूंघने की शक्ति जबरदस्त होती है। इनफैक्ट इन वन ऑफ द लीगल केस इट वाज डिटरमाइंड कि एक डॉग ने है ना स्निफ करके असली कातिल को पकड़ा था। इट वाज अ वेरी बैड केस, जहां पर कि एक वॉचमैन जो हुआ करता था, जो एक कब्रिस्तान का वॉचमैन था, वो क्या किया करता था ना कि जितनी भी डेड बॉडी आती थी, ओके, वो डेड बॉडी को वापस डिग आउट करके उन डेड बॉडी के साथ गलत काम किया करता था, और फिर उन डेड बॉडी को वापस डाल दिया करता था, कवर कर दिया करता था। अब हुआ ऐसा कि कुछ रिलेटिव्स जो आते थे प्रे करने के लिए, उनको डाउट हुआ, तो इस हिसाब से जब कंप्लेन फाइल की गई, तो डॉग ने डिटेक्ट किया कि बॉडी का जो टिपिकल स्मेल है, और वहां से वो स्निफ करते हुए वॉचमैन के केबिन तक गया। एक मिनट बच्चों, वहां से स्निफ करते हुए वॉचमैन के केबिन तक गया, और फिर बाद में पता चला कि इट वाज द वॉचमैन हु वाज रिस्पांसिबल फॉर डूइंग बैड विद द डेड बॉडी, ओके, व्हिच इज पनिशेबल ऑफेंस। सो डॉग्स ऐसा क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उनका राइनेनसेफेलॉन वेल डेवलप्ड है। और डॉग्स ही नहीं, ये ऑल्फैक्टरी लोब इट इज वेल डेवलप्ड इन शार्क्स। इसलिए ना शार्क को है ना डॉग फिश भी बोलते हैं। हिंदी में मत बोलना कुत्ता मछली, गलत लगता है, बैड लैंग्वेज बेटा। डॉग फिश विच इज नथिंग बट शार्क। अब शार्क का कैसा है ना, इसका भी सूंघने का शक्ति जबरदस्त होता है। समझो तू और तेरा दोस्त पानी में ना पैर लटका कर बैठा है, पानी में जब भी ऐसा कुछ दिखेगा ना, उठाओ पैर, भागो, शार्क आ रहा है, डेंजर होता है। अब शार्क का क्या है ना कि अगर समझो तुम पानी में पैर लटका कर बैठा है और तुम्हारे पैर में अगर कोई जख्म है या फिर उसमें से खून निकल रहा है, थोड़ा भी खून है, फ्लैश है, शार्क उसको बहुत ही तेजी से है ना डिटेक्ट कर सकता है, क्योंकि उसको अपने शिकार की सुगंध बहुत ही तेजी से आती है। उसका ऑल्फैक्टरी लोब्स बहुत ही वेल डेवलप होता है। सो तू और तेरा दोस्त पानी में पैर लटका कर बैठा, बोला ये देख मस्त मस्त ठंडा ठंडा पानी है, मजा आ रहा है, तू भी डालना पैर, तो तू नहीं डालना बेटा। क्यों? क्योंकि तू है यो
बायो स्टूडेंट, उसको बोलो नहीं 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 मैं नहीं डालूंगा, तो बोले तू डरता है ना, बोला हाँ मैं डरता हूँ, तू डाले रख। थोड़ी देर बाद अगर उस पानी में शार्क है ना, दोस्त को पैर ऊपर लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बेटा। क्यों? पैर रहेगा ही नहीं, शार्क खा जाएगा सबका सब पैर। ओके, सो रिमेंबर इवन शार्क। और दूसरी बात क्या, शार्क एक मछली है और उसमें नाक सिर्फ सूंघने के काम आता है। मछलियों में नाक का हिस्सा, वो थोड़ी सांस लेते हैं उससे, उनके पास तो गिल्स होता है बेटा। ओके, सो इसीलिए शार्क में भी द ऑल्फैक्टरी लोब व्हिच इज वेल डेवलप्ड हैज गॉट वेरी गुड सेंस ऑफ स्मेल, ये याद रखना। चलो अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ, मेरा फेवरेट टॉपिक आज का, सेरिब्रम। Cerebrum is the largest part of human brain. It forms 85% of the total brain structure. 85% is cerebrum. अच्छा, अब cerebrum का मेन पॉइंट ये याद रखो बच्चों कि this cerebrum, that is brain, इसका मैक्सिमम ग्रोथ अकर्स बाय 5 years ऑफ एज। अब होता ऐसा है कि जब बच्चा 1 साल की उम्र उसकी पूरी हो जाती है ना, तो उसका ब्रेन का साइज ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। 3 साल की उम्र तक उसके दिमाग का 80% ग्रोथ हो चुका होता है। 4 साल की उम्र तक 80 to 90% ग्रोथ हो चुका होता है और 5 साल की उम्र तक कंप्लीट ग्रोथ हो चुका होता है। एक बात ये याद रखना कि जितने न्यूरॉन्स एक बार बन जाते हैं वो बन जाते हैं, न्यूरॉन्स वापस से डिवाइड होके और न्यूरॉन्स और ज्यादा न्यूरॉन्स बनाए ऐसा होता नहीं है, क्योंकि न्यूरॉन्स के अंदर सेंट्रियोल्स नहीं होता है। ओके, सो मैक्सिमम ब्रेन ग्रोथ अकर्स बाय 5 years ऑफ एज। इसलिए हम लोग एडवर्टाइजमेंट देखते हैं ना, ऐसे अधिकतम बच्चों का दिमाग का विकास 5 साल की उम्र तक हो जाता है। अब वो 5 साल को रिड्यूस करके 4 साल, 4 साल को रिड्यूस करके 3 साल किया जा रहा है। ओके, 3 से 4 साल की उम्र तक 80 to 90% हो चुका होता है बेटा। इसीलिए एक और बात बता, जो छोटा बच्चू होता है ना, इनका ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा होता है, क्योंकि इनके ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा होता है और ये दुनिया में पहली बार आए हैं और ब्रेन का काम है ऑब्जर्व करने का सब चीज और सीखने का। सो ये जब दुनिया को देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, टच करते हैं, फील करते हैं, तो इनको सीखना होता है। इसलिए छोटा बच्चा जब बोलना सीखता है ना, तो बहुत सवाल पूछता है। मम्मी किचन में है ना, रोटी बनाई, छोटा बच्चा आता है लाइक रेप्टाइल्स, रेंगते हुए आता है, मम्मी का है ना साड़ी खींचता है, ए मम्मी मम्मी वो देख टीवी में क्या आया। अब हम मम्मी डैडी होने के नाते हम क्या करते हैं, बच्चे को डांट देता है, जा बैठ उधर। बेचारा बच्चा मायूस होके चले जाता है, सोचता है कि मेरा मम्मी पागल है होकर चिल्लाता है। ओके, अब बात ये है बच्चों, छोटा बच्चा ना जब भी सवाल करे, उसके सवालों को अटेंड करो, उसको फुल अटेंशन दो, खास करके 5 साल की उम्र तक। उसको जो सिखाना है ना 5 साल की उम्र तक सिखाओ, कैसे उठना बैठना है, कैसे बात करना है, क्या तमीज, क्या मैनर्स रखना चाहिए, किस अंदाज में तुम्हारा पर्सनालिटी होना चाहिए, सब सिखाओ उसको। वो बच्चा अच्छे माहौल में ढल जाएगा। तरह तरह के वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से 3 से लेकर 4 साल की उम्र तक का बच्चा कम से कम 4 से 5 लैंग्वेज सीख सकता है, अच्छे से बोल सकता है। जस्ट इमेजिन, इतना कैपेबिलिटी होता है दिमाग का। इनफैक्ट एक और बात मैं तुमको सिखा दूं, छोटे बच्चों को है ना, कम से कम तुम 2 से 3 भाषा में बात करो। जिस बच्चे को तुम है ना 2 से 3 भाषा के स्टिमुलस को एक्सपोज करोगे ना, वो बच्चे का दिमाग और ज्यादा तेजी से चलने लगेगा और ज्यादा कैच करने की कोशिश करेगा। इसलिए ना वो बच्चे जो बाइलिंग्विस्टिक यानी 2 भाषाओं के, जो लव मैरिज होता है ना, नॉर्थ इंडिया वेड्स साउथ इंडिया, गुजराती वेड्स मराठी, ओके राइट, ये जो 2 अलग अलग भाषा के लोग होते हैं ना, उनके बच्चे ज्यादा तेज होते हैं, ज्यादा होशियार होते हैं, क्योंकि इनको है ना 2 तरह का स्टिमुलस मिलता है, उनका दिमाग और ज्यादा काम करता है। सो छोटे बच्चों को ना कम से कम 2 से 3 भाषा में बात करो, उसको आदत डालो। स्टार्टिंग में वो कंफ्यूज होगा, देखेगा इधर उधर पागल जैसा, उसको बोलते रहो, टोकते रहो। और छोटा बच्चा जब भी सवाल करे ना, मम्मी ये क्या है, पापा वो क्या है, जब वो पहली बार गाय देखेगा, भैंस देखेगा, कुत्ता देखेगा, बिल्ली देखेगा, तुमसे सवाल करेगा, छिपकली देखेगा, कॉकरोच देखेगा, सवाल करेगा तुमसे।
छोटा बच्चा गांव जा रहा है बस में, पापा उसको गोदी में लेकर बैठे खिड़की के पास, पापा सो गया, थक जाता है ना बेचारा, मेहनत करता है, पापा सो गए। बाहर ना एक काऊ और बफेलो है, बस रुक गया, छोटा बच्चा काऊ बफेलो को देख रहा है। अब ये पापा को मारता है, पापा पापा, पापा बोलता क्या है, बोला पापा वो क्या है, पापा बोला सो जा सो जा सो जा, पापा उसको भी सुला देता मार मार के। गलत बात है बेटा, सिखाओ उसको। मैं तो बोलूं हम बायोलॉजी वाले हैं, हमारे पास तो ज्ञान का भंडार होता है, हमारा सेरिब्रम तो और भी ज्यादा डेवलप्ड होता है, क्योंकि हम लोग उसको उकसाते हैं, स्टिमुलेट करते हैं ना पढ़ पढ़ के। तो छोटे बच्चों को भी सिखाओ, उसको बोलो बेटा कम हियर, बेटा दैट इज काउ, दैट इज बफेलो। काउ का बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज बॉस इंडिकस, बफेलो इज बॉस ब्यूबेलिस। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग secretions from their mammary gland, that is from their milk gland. That secretion is called as milk. Milk contains lactose. Lactose is a disaccharide. This lactose is splits into glucose and galactose, which is monosaccharide, and because of this monosaccharide we get energy. And because of this energy, your muscles can contract, your tongue muscles can contract, your neuron can conduct impulses, and because of this you can talk, and that is why you are asking this question, and that is why I am answering your question. दे देने का जवाब, छोटा बच्चा खुद ही सो जाएगा, बोलेगा ओके पापा ग्रेट, क्या बायोलॉजी है आपका, बहुत अच्छा, थोड़ा पूछा बहुत बताया, वेरी नाइस। सीखेगा बच्चा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखो। अधिकतम दिमाग का विकास 5 साल की उम्र तक हो जाता है। खिलाओ पिलाओ बच्चे को अच्छे से, सिखाओ अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं, फाइन। अब नेक्स्ट बात ये याद रखो बच्चों, सेरिब्रम में अगर हम लोग सेरिब्रम को ऊपर से देखें ना, ओके, समझो फॉर एग्जांपल ये है टॉप व्यू ऑफ ह्यूमन सेरिब्रम। ओके, अब जब तुम दिमाग को बाहर निकालोगे ना, ओके, सो उसके 2 हिस्से होते हैं। अब ये 2 हिस्से क्यों होते हैं, क्योंकि बीच में एक पार्टीशन होता है। यानी जब तुम दिमाग को बाहर निकाला और उसको ऊपर से देखेगा ना, तो तुमको ऐसा 1 और 2, तब तुम सोचो ना अगर कोई लेटा हुआ है, कोई सोया हुआ है, ओके, और मैंने उसका स्कल में से क्रेनियम, उसका बोन निकाल दिया, तो तुमको उसका डायरेक्ट ब्रेन दिख रहा है। तो उसको, तो तुमको उसका ब्रेन का 2 हेमिस्फीयर दिख रहा है, ओके, 2 इक्वल पार्ट दिख रहा है। अब ये जो बीच में ये जो पार्टीशन है ना, इसको हम लोग बोलेंगे मीडियन लॉन्जिट्यूडिनल फिशर। मीडियन लॉन्जिट्यूडिनल फिशर। मीडियन क्यों बोला, क्योंकि मिडलाइन में। लॉन्जिट्यूडिनल क्यों बोला, क्योंकि इट इज रनिंग अक्रॉस द लेंथ ऑफ द एंटायर सेरिब्रम। और फिशर क्यों बोला, क्योंकि फिशर मतलब गैप, फिशर मींस पार्टीशन ओवर हियर। सो हमारे दिमाग का जो 2 हिस्सा है, ये एक हिस्सा, ये 2 हिस्सा, और ये 2 हिस्से के बीच में जो पूरा गैप है ना, दैट इज कॉल्ड एज मीडियन लॉन्जिट्यूडिनल फिशर, जो एग्जैक्टली मिडलाइन में। याद रखा किया करो, बायोलॉजी से इतना प्रेम होना चाहिए कि उठते बैठते सोते जागते हर जगह बायोलॉजी दिखना चाहिए। When you get married also, when you will put sindoor onto your wife's forehead na, you must say that this sindoor is going onto your median longitudinal fissure, which is responsible for dividing the entire cerebrum into 2 cerebral hemisphere. Immediately तेरा हो जाएगा तलाक तलाक तलाक। Then say that's okay because I am already married, मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है और मेरा पहला प्यार और मेरी शादी हुई है। Your logic. Okay, so median longitudinal fissure is responsible for dividing the entire cerebrum into 2 cerebral hemisphere. अब बात यह है बच्चों कि ये 2 cerebral hemisphere डिवाइड तो हो चुके हैं, पर अंदरूनी तौर पे कनेक्टेड होते हैं। ओके, यानी ये कैसा हो गया ना, ये आधा हिस्सा, ये आधा हिस्सा, और दोनों के बीच में जो गैप दिख रहा है मीडियन लॉन्जिट्यूडिनल फिशर, पर अंदर से ना ये कनेक्टेड है। अंदर की तरफ एक ऐसा पट्टी है, ओके, जो इनको जोड़े रखता है, उसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। अब यहां ध्यान दो, ओके, समझो अगर एक इंसान इस तरह देख रहा है, ये उसके दिमाग का 2 हिस्सा है, इसको हमने खड़ा खड़ा काट दिया, ये दोनों हिस्सा सेपरेट हो गया। आगे का हिस्सा हटाओ, पीछे का हिस्सा ड्रॉ करते हैं। ओके, थोड़ा सा सिंपल वर्जन का डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं।
इसको हम बोलेंगे सजाइटल यूनिट, ओके, और यू कैन कॉल इट एज सजाइटल सेक्शन। अब सजाइटल सेक्शन में हमको ये जो पार्ट दिख रहा है ना, ये है कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम, दिस कॉर्पस कैलोसम इज द लार्जेस्ट कम्यूशर। कम्यूशर यानी बैंड ऑफ फाइबर्स, हाँ बेटा, इट इज द लार्जेस्ट कम्यूशर। कम्यूशर मीन्स बैंड ऑफ फाइबर, सबसे मोटा पट्टी है दिमाग का। ओके, नेक्स्ट, इट कनेक्ट्स टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स टुगेदर। It connects two cerebral hemispheres together. नेक्स्ट, ये कॉर्पस कैलोसम के दो पार्ट है। ये जो हिस्सा है ना, अच्छा, ये इंसान इस तरफ को देख रहा है, ये इसका एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये दूसरा सेरिब्रल हेमिस्फीयर। इसको हमने बीच से काटा तो ये नारियल की तरह खुल जाएगा। अब तू जब वहां से देखेगा तो तुझे नारियल का आउटर सरफेस, ब्राउन वाला फाइब्रस पार्ट दिखेगा, बट वो नहीं देखना है हमको, है ना, उसका अंदर के दो पार्ट देखना है, यानी वो व्हाइट वाला पार्ट देखना है जिसमें नारियल भरा है बेटा। तो हम क्या करेगा, ये दो टुकड़े जो हुए उसमें से एक टुकड़ा हटा देगा, तो इस वाले टुकड़े का, पीछे वाले टुकड़े का मिडलाइन वाला अपीयरेंस, अंदरूनी इनर अपीयरेंस आ जाएगा बेटा। तो वही मैं बोल रहा था, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर, इधर एक पट्टी है, इधर एक पट्टी है, इसको कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं, जो दोनों को चिपकाए रखता है बेटा। ओके, अब क्योंकि इंसान इस तरफ को देख रहा है तो ये फ्रंट वाला सरफेस हुआ, बराबर, और ये बैक हुआ। तो आगे की तरफ का जो पार्ट है ना कॉर्पस कैलोसम का, उसको जीनू बोलते हैं, जानू, जीनू। ओके, नेक्स्ट, पीछे वाला जो पार्ट है उसको स्प्लीनियम बोलते हैं। ओके, सो ये भी एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन याद रखो। नेक्स्ट, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें बचपन से कॉर्पस कैलोसम बनता ही नहीं। So this is called as agenesis of corpus callosum. Agenesis means absence of formation of corpus callosum. ऐसे बच्चों को corpus callosum क्या करता है ना, corpus callosum दोनों cerebral hemisphere को आपस में कनेक्ट करता है, ओके, ताकि ये वाला ब्रेन जो एक्टिविटी करवाना चाहता है उसका कोऑर्डिनेशन करवाता है इस वाले ब्रेन से, और ये दोनों मिलके जब कोऑर्डिनेट, इनका तालमेल बैठता है ना, तब जाके ओवरऑल एक तरह का रिस्पॉन्स आता है जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होता है। अब कॉर्पस कैलोसम इन दोनों में तालमेल बैठाता है। अगर ये कॉर्पस कैलोसम बना ही नहीं तो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर अपने अपने हिसाब से बिहेव करते हैं, और इस तरह के बच्चों को बहुत तकलीफ आता है मूवमेंट्स के टर्म्स में। छोटे छोटे मूवमेंट, जैसे अगर मैं शर्ट का बटन लगा रहा हूँ, ओके, तो मुझे मेरे इस हाथ का इस्तेमाल करना है, और ये हाथ को कंट्रोल कर रहा है मेरा ऑपोजिट ब्रेन, और मुझे इस हाथ का इस्तेमाल करना है जिसको कंट्रोल कर रहा है ऑपोजिट ब्रेन, और ये दोनों ब्रेन में तालमेल बैठाने का काम किसका है, कॉर्पस कैलोसम का काम है। ओके, सो ये याद रखना। नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं। दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है, लेट्स से द लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जिसको हम लोग शॉर्ट में आप बोलेंगे लेफ्ट ब्रेन, ओके, एंड द राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे द राइट brain. Now the point is the left brain is responsible for controlling the right side of your body. And the right brain, that is the right cerebral hemisphere, is responsible for controlling the left side of your body. सर ऐसा क्यों होता है, ओके, कि हमारा लेफ्ट ब्रेन जो है वो राइट बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, और जो राइट ब्रेन जो है वो लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल कर रहा है? इसका रीजन बहुत सिंपल सा है। ब्रेन से जो नर्व फाइबर्स, जो नसें, जो न्यूरॉन्स निकलता है ना, वो न्यूरॉन्स क्रॉस करता है। इस क्रॉसिंग को बोलते हैं कायज्मा। इस चैप्टर में या फिर पूरे बायोलॉजी में कहीं पर भी कायज्मा वर्ड आए ना, which is also called as chiasmata. So chiasma और chiasmata का मतलब ये था
ये होता है कि कोई ना कोई स्ट्रक्चर एक दूसरे के ऊपर क्रॉस कर रहा है, एक दूसरे को क्रॉस करके आगे की तरफ जा रहा है बेटा। ओके, सो ये नसें क्रॉस होती हैं, देन दे गेट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द बॉडी। इसलिए बॉडी का इस साइड का जो हिस्सा है, लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी जो है ना, यहाँ पे जितना भी तार है, बिजली की जितनी भी तार है, यानी जितने भी न्यूरॉन्स है, जितने भी नर्व फाइबर्स है, उसका मीटर बॉक्स यहाँ पर है। और राइट साइड ऑफ द बॉडी में जितनी भी बिजली की तार है, यहाँ पर जितने भी न्यूरॉन्स और नर्व फाइबर्स है, उसका मीटर बॉक्स यहाँ पर है। इसलिए अगर मैं ये हाथ उठाता हूं, सो इस हाथ को उठाने के लिए संदेश आया इस वाले ब्रेन से। इतना सिंपल सा वर्किंग है बेटा। ओके, अब बात ध्यान से सुनो। तो ऐसा क्यों होता है ये तुमको पता चला, क्योंकि नर्व फाइबर्स का क्रॉसिंग होता है। क्रॉसिंग यानी कायस्मा, व्हिच आल्सो मींस कायस्मेटा। अब इसी की वजह से, इसी बेसिस पे तुम एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ध्यान से सुन लो। ओके, अब बूढ़े लोग में जिनको या तो डायबिटीज मेलाइटस है या तो फिर हाइपरटेंशन है, शॉर्ट में लिखा बेटा डायबिटीज मेलाइटस और हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर। सो बूढ़े लोग जिनको या तो डायबिटीज या तो हाई ब्लड प्रेशर है, अचानक से अगर इनको हाथ पैर में झंझनाहट होने लगे, झंझनाहट को हम बोलते हैं टिंगलिंग। अब जैसे तुम हाथ पे ना सिर रख के सो गए, फिर क्या होता है, तुमको ऐसा लगता है कि हाथ में बहुत सारा मूंगी दौड़ रहा है, छोटा छोटा चींटी है, छोटा छोटा कीड़ा है, वो दौड़ रहा है, उसको बोलते हैं टिंगलिंग। और तुम अगर ऐसे ही वजन बनाए रखे तो कुछ समय के बाद वो हाथ सुन्न पड़ जाता है। जब वो सुन्न पड़ जाएगा ना, उसको हम लोग बोलते हैं नंबनेस। ओके, सो बूढ़े लोगों में अगर उनको डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर है बेटा, ओके, उनको अगर हाथ पैरों में मूंगी जैसा लग रहा है, ओके, दवाई नहीं किया, डायबिटीज का भी दवाई नहीं लिया, हाई ब्लड प्रेशर का भी दवाई बीच में से छोड़ दिया, डॉक्टर को दिखाया नहीं। बहुत से लोग ये सोचते हैं वो खुद ही डॉक्टर है, चलो दवाई बंद कर दो अपने हिसाब से, हमने नीट क्वालिफाई किया है, हम हमारा फ्यूचर खुद डिसाइड करेंगे। सो ऐसे लोगों में गड़बड़ होता है। अब सुनो ध्यान से। ओके, ये शुरू होगा झंझनाहट के साथ, उसके बाद वो हिस्सा सुन्न पड़ जाएगा। ओके, फिर ऐसा होते रहेगा, कुछ समय बाद वापस नॉर्मल हो जाएगा, फिर धीरे धीरे इनको उस बॉडी पार्ट का पेरेसिस होने लगेगा। पेरेसिस का मतलब होता है कमजोरी, यानी अगर मुझे हाथ उठाना है मैं उठा सकता हूं, पर यही हाथ एकदम कमजोर हो गया, मैं धीरे धीरे उठा रहा हूं इसको, राइट? सो दैट इज कॉल्ड एज पेरेसिस। और एक समय ऐसा आता है जब इसका प्लेजिया हो जाएगा। प्लेजिया का मतलब पैरालिसिस, यानी लकवा मार जाएगा और इसको मैं पूरी तरह से मूव ही नहीं कर पाऊंगा, मेरा हाथ पूरी तरह से गिर जाएगा। हाथ को उठाने की कोशिश करो, नहीं उठेगा, फिर दूसरे हाथ से मुझे हाथ को उठाना पड़ेगा, छोड़ दो वापस गिर जाएगा, राइट? इसको बोलते हैं प्लेजिया। सो टिंगलिंग यानी मूंगी जैसा लगेगा, नमनेस यानी वो सुन पड़ जाएगा, उसमें चटका लगाओ, ठंडा गरम होके पिन चुबो दो, तुम पता नहीं चलेगा बेटा। ओके, पेरेसिस यानी कमजोरी और प्लेजिया यानी पैरालिसिस। ओके, लकवा मार जाएगा। इसके साथ साथ में उनको ना चक्कर आएगा और शायद वो बेहोश हो जाए, अनकॉन्शियस हो जाए। और सबसे कमाल की बात यह है, इन लोगों से ये सब होने से पहले अगर बात करोगे ना, सो दे विल हैव स्लर्ड स्पीच। अब तू अवस्थी सर के लेक्चर कब से सुनते आ रहा है? सुनते आ रहा है ना, तो तुझे पता है अवस्थी सर कैसे बात करता है। बट अचानक समझो बात करते करते अगर मैं साफ नहीं बोल पा रहा हूं, समझ रहे बेटा? इसको बोलते हैं स्लर्ड स्पीच। बोलने में तकलीफ होने लगता है, अनक्लियर स्पीच आते हैं, शब्द इतने साफ नहीं निकल पाते। ओके, और ऐसा कंटिन्यूस होने लगता है। तो रिलेटिव्स ये नोटिस करते हैं, अरे ये साफ नहीं बोल रहा है, इसको बोलने में तकलीफ हो रहा है, बूढ़ा पेशेंट है, डायबिटीज भी है, हाई ब्लड प्रेशर भी है। ओके, शरीर का एक हाथ एक पैर में पहले शुरू में झंझनाहट हो रही थी, ओके, वो सुन पड़ जा रहा था, कमजोर हो गया वो हिस्सा, अब लकवा मार गया। अब ऐसा अगर लक्षण कहीं पर भी देखा ना, तो तू अवस्थी सर का स्टूडेंट होने के नाते याद रखना, ये जो कंडीशन है इसको बोलते हैं स्ट्रोक। जिस तरह से हार्ट में सबसे खतरनाक डेंजर वाला बीमारी होता है हार्ट अटैक, उसी तरह से बेटा
ब्रेन के मामले में इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं स्ट्रोक। और स्ट्रोक का एक नियम है, स्ट्रोक का एक रूल है, दैट मैं यहां लिख देता हूं, दैट टाइम इज न्यूरॉन, टाइम इज न्यूरॉन। अगर इस तरह का लक्षण समझो आधी रात में अचानक से किसी बूढ़े को हुआ, एक बूढ़े इंसान को एक शरीर का आधा हिस्सा अचानक से लकवा मार गया, ओके, बोलने में उसको बोल नहीं पा रहा है साफ साफ, ओके, और ब्लड प्रेशर देखा तो ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा हाई है, डायबिटीज की दवाई ले नहीं रहा है, हाई ब्लड प्रेशर की दवाई छोड़ दिया उसने, राइट। सो इस हिसाब से अब क्या होगा, ये स्ट्रोक है। अब इसमें टाइम पास मत करो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बाम लगाते हैं, विक्स लगाते हैं। अरे वो बाम विक्स किधर काम करेगा रे, स्किन है, स्किन के अंदर मसल है, मसल के अंदर बोन है, ओके, उसके अंदर न्यूरॉन्स है, और न्यूरॉन्स जाके कनेक्टेड है ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से। बहुत डीप कॉन्सेप्ट है रे, तू क्या ऊपर ऊपर से बाम ये सब लगा रहा है, कुछ काम नहीं करता है वो। जितना तू बाम विक्स लगा के समय बर्बाद करेगा ना, उतना न्यूरॉन्स मरते जाएगा। टाइम इज न्यूरॉन, टाइम इज न्यूरॉन। जितना टाइम वेस्ट करोगे ना, उतना न्यूरॉन्स मरते जाएगा। और तुम जानते हो कि न्यूरॉन्स अगर एक बार मर जावे तो न्यूरॉन्स पुनर्जीवित नहीं होता है बेटा। न्यूरॉन्स डू नॉट रीजेनरेट, क्योंकि उनके अंदर सेंट्रियोल्स नहीं है, तो उनमें सेल डिवीजन नहीं होता है। फिर ये न्यूरॉन ब्रेन के जिस हिस्से के रहेंगे, समझो वो हिस्सा अगर ये बॉडी पार्ट को कंट्रोल कर रहा हूं, तो परमानेंट लकवा मार जाएगा। वो पेशेंट है ना, बेड रिडन हो जाएगा, बिस्तर पकड़ लेगा, यूरिन पास करने में उसको तकलीफ होगा, डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज में स्टूल पास करने में तकलीफ होगा, फैमिली मेंबर्स का भी तकलीफ बढ़ जाएगा बेटा। तो समय बर्बाद नहीं करने का। इस तरह का लक्षण अगर देखा ना, तो एक यो स्टूडेंट होने के नाते तुरंत उसको हॉस्पिटल लेके जाने का। हॉस्पिटल में सबसे पहले ऐसे पेशेंट का सीटी स्कैन होगा बेटा। सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन, ओके, प्रिफरेबली अगर सीटी स्कैन करवाया, सीटी स्कैन में सीटी स्टैंड्स फॉर कंप्यूटेड टोमोग्राफी, यहां लिख देता हूं बेटा, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ये इसका फुल फॉर्म है। और अक्सर इसमें है ना, दो तरह का ही कंडीशन निकलता है। एक, या तो दिमाग की कोई ना कोई खून की नस, उसके अंदर कोई खून की गांठ या चर्बी की गांठ है, ब्लॉकेज है, या तो कोई ना कोई खून की नस फट चुकी है। और ये दोनों मामले में क्या होगा ना, अगर ये अंदर से पाइप चोकअप हो गया है और ये ब्लड ब्रेन की तरफ जा रहा है, तो ब्रेन को कम ब्लड मिलेगा बेटा। और अगर ये पाइप फूट चुका है तो आधे से ज्यादा पानी तो बाहर बह जाएगा, आधे से ज्यादा ब्लड बाहर फ्लो हो जाएगा, तो इसमें भी ब्रेन को ब्लड कम मिलेगा। और ब्रेन के सेल्स को अगर ब्लड कम मिलेगा तो न्यूरॉन्स मरने लगेगा। जितना तुम समय बर्बाद करेगा उतना ब्लड कम मिलेगा, उतना न्यूरॉन्स और मरते रहेगा। और न्यूरॉन्स जिस पार्ट के फंक्शन को कंट्रोल कर रहा था, वो पार्ट फंक्शन नहीं करेगा बच्चों। ये पहला वाला जो कंडीशन है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस, ये रफ कर देता हूं मैं। एथेरोस्क्लेरोसिस में चर्बी की गांठ बन जाती है खून के नस के अंदर। ये दूसरा जो कंडीशन है, इसको बोलते हैं हेमोरेज। हेमोरेज यानी ब्लीडिंग, हाई फाई वर्ड है। ब्रेन हेमोरेज लोग बोलते हैं ना, ब्रेन हेमोरेज यानी ब्लीडिंग, यानी दिमाग के अंदर कोई ना कोई खून की नस फट गई है। अब इन दोनों भी हालात में सीटी स्कैन सबसे पहले ये डिसाइड करेगा। अगर इस वाला कंडीशन है तो तुम्हारा डॉक्टर तुमको वो इंजेक्शन देगा जिससे खून पतला होता है, चर्बी की गांठ पिघल जाती है। और अगर ये वाला कंडीशन है तो तुम्हारा डॉक्टर तुमको वो इंजेक्शन देगा जिससे ब्लड क्लॉट होता है, ओके, ये एरिया में खून जम जाएगा और इस तरह का जो इंजरी है, ये इंजरी भर जाएगा। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बोलते हैं नहीं हमको सीटी स्कैन नहीं कराना है, ठीक है, हम घर ले जाते हैं पेशेंट को, ओके, डॉक्टर से बोलते हैं बोल के कोई दवाई दे दो। कोई दवाई डायरेक्टली नहीं दी जा सकती। समझो मैंने ब्लड क्लॉट करने वाली अगर दवाई एडवाइस किया किसी पेशेंट को बिना किसी रिपोर्ट के, और उसको अगर ये कंडीशन है, ओके, और ब्लड क्लॉट करने वाली दवाई मैंने उसको बताया, तो क्लॉट और बढ़ेगा ना उससे। तो जहां एक हाथ का पैरालिसिस था, अब दोनों हाथ दोनों पैर का पैरालिसिस होता है। तो मैं उसकी मदद कर रहा हूं, हाँ मैं उसकी मदद कर रहा हूं फॉर डाइंग, बीमारी बढ़ रहा है। और समझो अगर मैंने उसको ऐसा दवाई दिया जिससे खून पतला होता है बेटा, ओके, और समझो अगर उसको ये कंडीशन निकला तो उसका खून और भी पतला हो जाएगा, ओके। सो अल्टीमेटली क्या होगा, और ज्यादा ब्लीडिंग होगा बेटा। ये समझा बेटा, ओके। अब यहां पे ना मेन टर्म्स याद रखो। मेन टर्म्स में कैसा है ना,
कि इस तरह के स्ट्रोक के कंडीशन में अगर एक साइड का पैरालिसिस है उसको बोलते हैं, वन हाफ पैरालिसिस है उसको बोलते हैं हेमीप्लेजिया। फिर इसमें एक होता है मोनोप्लेजिया और इसमें एक होता है पैराप्लेजिया। मोनोप्लेजिया यानी कोई भी एक, यानी समझो सिर्फ एक हाथ का पैरालिसिस हुआ तो दैट इज मोनोप्लेजिया। दोनों में से सिर्फ एक पैर का पैरालिसिस हुआ दैट इज मोनोप्लेजिया। हेमीप्लेजिया, हेमी मींस हाफ, एक हाथ और एक पैर का पैरालिसिस हुआ तो इसको हम लोग बोलेंगे राइट साइडेड हेमीप्लेजिया। अगर इस हाथ और इस पैर का पैरालिसिस हुआ है तो इसको हम लोग बोलेंगे लेफ्ट साइडेड हेमीप्लेजिया। और अगर दोनों हाथ और दोनों पैर का पैरालिसिस हुआ है, दोनों हाथ और दोनों पैर मिला के 4 स्ट्रक्चर हुए, इसको बोलेंगे क्वाड्रूप्लेजिया। क्वाड्रूप्लेजिया, ओके। और पैराप्लेजिया, पैरा मींस पैरेलल, तो इसमें या तो दोनों हाथ का पैरालिसिस होगा या तो दोनों पैर का पैरालिसिस होगा। इसमें से अक्सर लोगों को ना हेमीप्लेजिया होता है। कायस्मेटा थोड़ा रब हो गया। अक्सर लोगों को हेमीप्लेजिया होता है। हेमीप्लेजिया यानी वन हाफ ऑफ द बॉडी इज पैरालाइज्ड, ओके। और इसमें क्या कॉन्सेप्ट निकलता है मालूम है? अगर शरीर का इस हाफ का पैरालिसिस है ना, सो ब्रेन के ऑपोजिट ब्रेन में ये दोनों में से कोई ना कोई एक कंडीशन होगा और उस हिसाब से तुम्हारा डॉक्टर आईसीयू में ट्रीटमेंट स्टार्ट करेगा। फिर वो पैरालिसिस को इंप्रूव करवाने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर जो होते हैं, जो कसरत के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं ना, ओके, वो तरह तरह का मसाज, तरह तरह का एक्सरसाइज कर करके उस मूवमेंट्स को वापस रिकवर करवाने की कोशिश करेंगे। ये समझा? चलो फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एडजस्ट करता हूं स्क्रीन थोड़ा। चलो आगे बढ़े बेटा। अब ये पार्ट में रब कर देता हूं। अभी नेक्स्ट पार्ट तो और भी धमाकेदार है बेटा, ओके, जिसमें और भी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो और लंबा जाएगा बेटा, ओके, ध्यान देते जाओ, बट इट विल बी वर्थ इट। अब हम लोग ये बात करेंगे कि किसी भी इंसान का इंटेलिजेंस कैसे डिसाइड होता है। अगर कोई मेरे से ज्यादा होशियार है तो वो मेरे से ज्यादा होशियार क्यों है? क्या उसकी मम्मी ने उसको ज्यादा बादाम खिलाया? क्या वो ज्यादा काजू पिस्ता खाता है? वो ऐसा क्या खाता है? उसके शरीर का वजन है इसीलिए उसके दिमाग का इंटेलिजेंस आता है। सो व्हाट डिटरमाइंस द इंटेलिजेंस ऑफ द पर्सन? अब यहां देखो, अब कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमारे दिमाग ब्रेन ना फटाफट 2 मिनट के अंदर ड्रॉ करना आना चाहिए बेटा। मैंने इसका एक सेपरेट डायग्राम वाला लेक्चर बनाया है, ओके, उसको देखो, तुमको समझ में आ जाएगा। अब हमारे दिमाग के अंदर, ओके, जो दिमाग का बाहर वाला हिस्सा है, ये समझो, ये बाहर वाला हिस्सा, सेरिब्रम का जो आउटर एरिया है, उसको बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है ना, इट इज मेड अप ऑफ ग्रे मैटर। अब ये मैटर नॉर्मल वाला मैटर है, ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड मैटर में सिंगल टी था, इसमें डबल टी है। इट इज मेड अप ऑफ ग्रे मैटर। और फिर दिमाग का जो अंदर वाला हिस्सा है, ये बचा कुचा हिस्सा है, इस अंदर वाले हिस्से को हम लोग बोलेंगे इनर एरिया। इसको बोला जाएगा सेरिब्रल मेड्यूला। एंड सेरिब्रल मेड्यूला इज मेड अप ऑफ व्हाइट मैटर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा।
एक नॉर्मल से न्यूरॉन में मैंने और तूने क्या पढ़ा है कि न्यूरॉन के पास ये सेल बॉडी होता है, इस सेल बॉडी को बोलते हैं साइटोन, ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है बेटा, इसको बोलते हैं डेंड्रॉन, और ये एक लंबा सा फाइबर होता है, इसको बोलते हैं एक्सॉन। ओके, और इस एक्सॉन के आजू बाजू में अगर माइलिन शीट हुई तो एक्सॉन उतना ज्यादा वाइट दिखता है बेटा, ये माइलिन शीट। फिर हम लोग बोलेंगे ये माइलिनेटेड न्यूरॉन है बेटा। अब ब्रेन का जो आउटर एरिया है उसको ग्रे मैटर क्यों बोला है, क्योंकि इसमें जितने भी न्यूरॉन्स हैं उन न्यूरॉन्स का सिर्फ साइटोन होता है, इट कंटेन्स द साइटोन ऑफ न्यूरॉन, इट कंटेन्स द डेंड्रॉन ऑफ न्यूरॉन्स and it contains unmyelinated nerve fibers, unmyelinated nerve fibers। अब ये तुम याद रख लो, इसको मैं यहां ब्रैकेट में डाल दूंगा। यानी देखो ये ब्रेन जो है ना, ये अल्टीमेटली एक कपड़ा, कैसे कपड़ा, ये रुमाल, छी गंदा तो नहीं है ना, इसमें शेमबुट तो नहीं है ना, नहीं, शेमबुट बैड लैंग्वेज। That is a secretion called as mucus from the unicellular goblet cell of the nasal epithelium। बहुत बायो बोलते, जैसे एक कपड़ा ना धागों का बना है, ओके, वैसे ही हमारा दिमाग जो है ना वो न्यूरॉन्स का बना होता है। ओके, अब बात ये है कि दिमाग के इस वाले हिस्से में जितने भी न्यूरॉन्स है ना उसका सिर्फ साइटोन होता है, यानी ऊपर वाला हिस्सा होता है, और डेंड्रॉन होता है। और अगर एक्सॉन हुआ ना तो अनमाइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड होता है, इसलिए ये ग्रे कलर का दिखता है। और जो अंदर वाला हिस्सा है ना मेड्यूला, ये व्हाइट कलर का क्यों दिखता है, क्योंकि इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन्स होता है। ओके, और ये सारे के सारे एक्सॉन्स माइलिनेटेड होते हैं। और नेचर ने हमको ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स वाला एरिया दिया, इसीलिए हम इंसानों में ये एरिया है ना थोड़ा एक्स्ट्रा है, थोड़ा वेल डेवलप्ड है, इसीलिए हम इंसान बाकी के जानवर के मुकाबले और भी ज्यादा होशियार है। ये कैसा हुआ ना, लेट्स प्ले गॉड गॉड नाउ। अप देयर इन हेवन कुदरत ने जब तरह तरह के जीव जंतु जानवर बनाए, बर्ड्स, बटरफ्लाइज, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, सो गॉड बोला अभी भी मजा नहीं आया, मेरे क्रिएटिविटी का, मेरे आविष्कार का सबसे मॉडर्न डिजाइन अभी तक आया नहीं है। तो गॉड और रिसर्च कर रहा था, तभी पीछे से ना गॉड का बच्चू आया, छोटा सा, बोला हाय गॉड, मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? तो गॉड ने बोला हाँ एक मदद कर सकता है, इधर तू बहुत घूमते रहता है ना दिन भर, जा धरती पे जा, एक ऐसे प्राणी को ले आ जिसका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अपडेट करेंगे हम लोग, जिसके दिमाग को और ज्यादा विकसित करेंगे, तब जाके ना मतलब एक अच्छा प्राणी बनना चाहिए, इंसान, ह्यूमन बनना चाहिए। तो गॉड का बच्चू गया, उसने तरह तरह के प्राणी को देखा, उसने ना रेप्टाइल्स को देखा, लिजर्ड को देखा, फिश को देखा, बटरफ्लाई को देखा, बर्ड्स को देखा, उसको मजा नहीं आया। फिर उसको दिखा माकड़ा, बोला हाँ ये मस्त है, ये मस्त प्राणी, उसको पकड़ा, गॉड के पास लेके गया। गॉड बोला कौन प्राणी लाया तू? तो बोला ये देखो, और माकड़ा था ऐसा करा। तो गॉड बोला ये क्या लेके आया? बोला अरे ये इसको बहुत दिमाग है, ट्राई करो। फिर गॉड ने क्या किया ना, धीरे धीरे मंकीज, एप्स, चिंपैंजीज, गोरिल्लास, ये सब जो थे ना, उनके ब्रेन को और विकसित किया। उनके ब्रेन में ऐसा माना जाता है उनका क्रेनियल कैपेसिटी, ओके, यानी ब्रेन का साइज धीरे धीरे बढ़ते गया, और तो और ब्रेन के बाहर का ये जो एरिया है दैट इज सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये एरिया धीरे धीरे और ऐड होते गया, डेवलप होते गया, तब जाके ऐसा माना जाता है एवोल्यूशन के तहत मंकीज इवॉल्व हुए इंसान। और आज तू और मैं, अपना पूर्वज माकड़ा और हम लोग इंसान, ह्यूमन, वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स व्हिच कंटेन्स ग्रे मैटर, जिसमें सारे न्यूरॉन्स का सिर्फ साइटोन होता है। नेक्स्ट, what determines intelligence of a person? हमारे ब्रेन का अप्रोक्सीमेट वजन होता है 1.5 किलो। 1300 से लेकर 1400 क्यूबिक सेंटीमीटर उसका वॉल्यूम है, इतना कैपेसिटी अंदर, और उसका वजन लगभग 1.5 किलो होता है। सर अगर मेरे दिमाग का वजन, अगर मेरे दोस्त के दिमाग का वजन 2 किलो है, समझो सर मेरा दोस्त मोटा है एकदम, खा खा के मोटा हो गया, दिमाग का वजन भी मोटा होगा,
तो वो ज्यादा होशियार है क्या? नहीं। ओके, अप्रोक्सीमेट वेट, approximate weight of human brain is 1.5 kg, बोले तो 1500 ग्राम। एल्बर्ट आइंस्टाइन जो इतना होशियार था, उसके दिमाग का वजन, ये देखिए देखिए देखिए, यानी एक एवरेज इंसान का जो दिमाग का वजन होता है ना, उससे उसके दिमाग का वजन कम था उल्टा। सर, सो व्हाट डिटरमाइंस इंटेलिजेंस? हाँ, उसी सवाल पे हम लोग आ रहे हैं कि कौन कितना होशियार है, ये कैसे तय होता है। सो द इंटेलिजेंस ऑफ एनी पर्सन इज डिटरमाइंड बाय द फोल्डिंग्स which are present in the brain. It is determined by the foldings which are present in the brain. These foldings are also called as convolutions. अब इसका कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है, ये फोल्डिंग दो तरह का होता है। इसमें जो एलिवेशन होता है ना, the elevation is called as gyri and the depression is called as a sulci. बहुत सारा रहेगा तो गायराय, एक रहेगा तो गायरस, बहुत सारा रहेगा तो सल्काय, एक अगर रहेगा तो सल्कस। सो हमारे दिमाग में ना अप्स एंड डाउन्स है, फोल्डिंग्स। इसमें जो उठाव है उसको बोलने का गायराय, और जो गैप है, जो डिप्रेशन है, उसको बोलने का सल्काय। So intelligence of the person is determined by this folding pattern which is called as gyri and sulci. अब इसका कॉन्सेप्ट कैसे मैं बताता हूँ, ये देखो। अब जैसे ये दिमाग, ये फोल्डिंग दिखा है मैंने, ये सब जो लाइन पे दिखा रहा हूँ ये सब फोल्डिंग है बेटा। हमारे डायग्राम में ये जितना भी ये लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ओके, ये सब का सब लाइन क्या है? ये लाइन सल्का है। ओके, सो ये भी सल्का है, ये भी सल्का है, ये भी सल्का है। एक की बात करेगा तो सल्कस, तो ये एक सल्कस, ये भी एक सल्कस। सर तो फिर गायराय का है, दो लाइन के बीच में ये जो ग्रीन पार्ट है ना बोर्ड का, ये एक्चुअली उठा हुआ रहता है, इसको हम लोग बोलेंगे गायराय। तो कोई भी ग्रीन पार्ट को जो लाइन नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज गायराय। और ये गायराय और सल्काय ही हमारा इंटेलिजेंस डिटरमाइन करते हैं। क्यों? क्योंकि ये गायराय एंड सल्काय दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर accommodation of more neurons. जब गॉड ना जानवरों को विकसित कर रहा था, ठीक है, माकड़ा जो था ना उसके दिमाग को विकसित कर रहा था, तो उसको है ना पूरा का पूरा बाहर एक्स्ट्रा एरिया दे दिया, दैट इज सेरिब्रल कॉर्टेक्स। उसके अलावा भी दिमाग में गॉड ऐसे सोचा था दिमाग में और भी ज्यादा न्यूरॉन्स डालना चाहिए, पर है ना ब्रेन के स्कल के अंदर इतनी जगह ही नहीं थी, स्कल छोटू सा। सो गॉड उधर कंफ्यूज हो गया, बोला अब मैं इसको और होशियार कैसे बनाऊं। जैसे कंप्यूटर में कैसे हम लोग मेमोरी ये डालते हैं, हार्ड ड्राइव डालते हैं ज्यादा मेमोरी वाला, तब जाके हम लोग बोलते हैं हाँ कंप्यूटर अच्छा है, ज्यादा होशियार है, ज्यादा इंटेलिजेंट है, इसका स्टोरेज कैपेसिटी अच्छा है। वैसे गॉड सोच रहे थे यार और न्यूरॉन्स डालना है मुझे, पर भर गया ये तो जगह, अब क्या करूं? एक दो मुंडी और लगा दूं क्या? जैसा 4-5 मुंडी इधर 4-5 मुंडी इधर, उसमें न्यूरॉन्स भर देता। तो गॉड का बच्चू बोला ए पागल है क्या, मिनी रावण जैसा लगेगा, ऐसा मत करो। ओके, मैं तुमको एक आइडिया देता हूँ, किधर है तुम्हारा न्यूरॉन्स, नर्वस टिश्यू दिखाओ। तो गॉड के बच्चों ने ये लिया, ये नर्वस टिश्यू, बोला समझो ये नर्वस टिश्यू। गॉड बोला अरे ये तो रुमाल है। तो गॉड का बच्चू बोला बायोलॉजी है, मेरे पे विश्वास रखो। अब जिस तरह से ये रुमाल धागों का बना है ना, वैसे अगर ये नर्वस टिश्यू है, टिश्यू इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी इसमें न्यूरॉन्स और न्यूरोविया होगा, यानी हर एक धागा न्यूरॉन होगा।
अब अगर मुझे ज्यादा रुमाल कम जगह में फिट करना है तो मैं उसको फैला के रखूंगा तो मतलब नहीं है, तो जगह तो भर जाएगी। तो गॉड के बच्चों ने क्या किया, बोला नर्वस टिश्यू ना ज्यादा रखना है, ये ले ये ले, ऐसा फोल्ड किया, बोला और लाओ नर्वस टिश्यू, उसको भी फोल्ड किया और ये भरते गया। तो गॉड बोला ए फोल्ड मत कर। गॉड का बच्चों बोला बायोलॉजी है, यो यो बायो, विश्वास रखो। अब जब मैं इस रुमाल को फोल्ड करता हूं बच्चों, ओके समझो फॉर एग्जाम्पल, अब यहां देख ध्यान से, ठीक है। अब ये जो गैप दिख रहा है तुझे, ये गैप, ये वाला गैप, ठीक है, मैं कैमरा के नजदीक दिखाता हूं, ये जो गैप है ना, दिस गैप रिप्रेजेंट्स अ लाइन, ये सब लाइन है, वो इसको सल्कस बोलते हैं। अब दूर से देखेगा तो ये लाइन की तरह ही दिखेगा ना, बट एक्चुअली वो क्या है कि वो रुमाल आया, अंदर गया, फोल्ड मार के निकला ना, सो जो अंदरूनी फोल्डिंग है ना, लाइंस, उसको सल्कस बोलते हैं। सर तो फिर गायराई की तरह, अब गायराई की तरह समझो, ये अगर लाइन है, सो फिर ये जो उठा हुआ पार्ट है और ये जो उठा हुआ पार्ट है, यानी अब ये एक सल्कस ले लिया मैंने, सल्कस, अब ये जो पार्ट उठा हुआ है और ये जो पार्ट उठा हुआ है, ये उसका गायरा हुआ ना, सो ये गायरा है, सल्कस गायरा है। सो ऐसा रैंडम फोल्ड है, अब जितना भी लाइन दिख रहा है ना, वो सबका सब सल्कस है, और आजू बाजू में जितना भी कपड़े का उठाव है ना, वो गायरस है। और ये करने से क्या हो रहा है कि ज्यादा रुमाल का कपड़ा कम एरिया में आ गया ना, सो मेरे पास एरिया और बढ़ गया ना, so this increases the surface area so that I can accommodate more rumal, more kapda, that means more nervous tissue, that means more neuron. बायोलॉजी बहुत अमेजिंग है बच्चों, पढ़ो उसको, फिर लोगों को बोलो अब ये करके दिखाओ, तुम ये करके दिखाओ, वेरी इंपॉर्टेंट। अब कोई भी अगर ज्यादा होशियार होगा ना, तो उसके दिमाग में और ज्यादा फोल्डिंग होगी, ये फोल्डिंग जितनी ज्यादा घनी होगी उतना ज्यादा वो होशियार होगा। सो इट इज द फोल्डिंग पैटर्न विच डिटरमाइंस द इंटेलिजेंस ऑफ द पर्सन, ये याद रखो। सर तो फिर लोग ये क्या बोलते हैं, काजू खिलाओ बादाम खिलाओ, काजू और बादाम खिलाने से कुछ नहीं होता है, काजू और बादाम से सिंपली पोषण मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलता है, वो न्यूट्रिएंट्स तुम और खाने पीने से भी ले सकता है, पर काजू और बादाम से दिमाग ज्यादा तेज हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं होता। अगर एक बच्चा जिसने एग्जाम में पढ़ाई नहीं किया और सिर्फ काजू खा रहा है, बादाम खा रहा है, तो पास हो जाएगा, ओके 2 मिनट में पूरी बुक पढ़ लेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। सर अखरोट खाने से, अखरोट पे लोग बोलते हैं अखरोट पे भी गायरा है, सल्कस है, उस पे भी हम आते, अरे ये सबसे न्यूट्रिएंट्स मिलता है, सिर्फ न्यूट्रिएंट्स मिलता है, ज्यादा से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, विटामिन्स में भी तरह तरह के विटामिन्स, ओके, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो एलिमेंट्स और मिनरल्स, ये सब ही मिलता है। अच्छा खाओ पियो, ओके सर। तो फिर इंटेलिजेंस के लिए हम लोग क्या करें? नंबर 1, इंटेलिजेंस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अंदरूनी तौर पे, कुदरती तौर पे तुम्हारे पास गायरा और सल्का अच्छा होना चाहिए। नंबर 2, सही फील्ड को चुनो। अगर तुमको फील्ड में इंटरेस्ट ही नहीं, जैसा अवस्थी सर को तुम बोलेगा तू इंजीनियर बन जा या तू चार्टेड अकाउंटेंट बन जा, तू कैलकुलेशन कर, नहीं पसंद है रे, इंटरेस्ट ही नहीं है, पर अवस्थी सर को तू बोल बायो सिखा, तो सिखाएगा यो स्टाइल में तुझे। सो सही फील्ड को सिलेक्ट करना 1, सेकंड वो फील्ड में मेहनत करना, हार्डवर्क करना। अवस्थी सर 10th स्टैंडर्ड ही वाज रैंकर विद 91%, 12th स्टैंडर्ड he was ranker with 93%, okay, then 4.5 years medical ranker, university ranker, then post graduate ranker, okay। so मेहनत करना भी बहुत जरूरी है, रात रात भर पढ़ाई किया तब जाके बायो बन गया, बायो, इतना याद रखो, ओके। सो सही फील्ड को सिलेक्ट करना, सही मेहनत करना, उसके साथ साथ सही गायरा और सल्का होना, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आई स्टिल रिमेंबर मेरे क्लिनिक में ना एक पेशेंट आई थी, बोलती है कि डॉक्टर मेरे बच्चे का एग्जाम है। तो मैंने बोला तो ये कौन सी बीमारी है? तो बोली नहीं, ऐसी कोई दवाई लिख के दो कि इसका दिमाग दौड़ने लगे, उड़ने लगे। मैं बोला ऐसा कोई दवाई नहीं, ऐसा कोई दवाई होता तो मैं मेरे मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के पहले खुद खा लिया होता, या तो मैं मेरे सारे स्टूडेंट्स को वही दवाई देता था, टैबलेट के फॉर्म में, सिरप के फॉर्म में, इंजेक्शन के फॉर्म में। जो भी दवाई तुमको मार्केट में मिलेगा सब वो विटामिन ही होगा, मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स। तो ऐसा कोई दवाई नहीं है, आप जाइए उसको बोलो कि अच्छे से पढ़ाई करे, खाए पिए, फिजूल का फालतू दवाई लेने का नहीं, ये सब भी केमिकल्स होता है, शरीर को नुकसान भी पहुंचाता है। जा, चली गई। थोड़ी देर वापस आई अंदर, डॉक्टर साहब 2 मिनट। मैंने बोला बोलिए। तो डॉक्टर साहब कुछ तो होगा ना, देखो ना प्लीज। मैंने बोला अरे ऐसा कुछ नहीं, जाओ। थोड़ी देर बाद वापस आई, वापस आके बोलती है डॉक्टर मैं तो इसको बादाम खिलाऊं, बादाम।
तो मैंने बोला बादाम ठीक है, आपको अगर परवड़ता है तो आप खिलाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप सीधा साधा खाना पीना भी खिलाओगे, फल फ्रूट्स भी खिलाओगे तो भी चलेगा। ऐसा कुछ नहीं कि बादाम खाने से दिमाग तेज हो जाता है या फिर ये एग्जाम टॉप कर जाएगा। फिर वो वापस आके मुझसे पूछी, डॉक्टर तो बादाम खाने से क्या होता है? आई गॉट सो इरिटेटेड, बट फिर भी मैंने अपने दिमाग को शांत रखा, योगा। फिर मैंने उसको बोला बादाम खाने से ना, बादाम खाने से ना डब्बे में बादाम कम हो जाता है। वो इरिटेट हो गए, बोले डॉक्टर क्या मजाक करते हो फालतू। मैं बोला शुरू कौन की, तब से आपको बोल रहा हूं ना कि बादाम खाने से कुछ नहीं होता, रिमेंबर दैट, ओके राइट। बादाम सिर्फ न्यूट्रिएंट्स देगा। इंटेलिजेंस ऑफ अ पर्सन इज डिटरमाइंड बाय गायरा एंड सल्काई, ये अंदरूनी होता है, इनबॉर्न होता है। उसके साथ साथ मेहनत, हार्डवर्क, कंसंट्रेशन एंड योर पैशन, कितना इंटरेस्ट है तुमको फील्ड में। फिर ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो बोलते हैं डॉक्टर दिमाग बढ़ाना है, कोई दवाई दे दो, कोई कसरत बताओ, ये बताओ, वो बताओ। सो रिमेंबर, आज का सबसे बड़ा ज्ञान, द बेस्ट वे टू डेवलप योर ब्रेन, लिख देता हूं यहां, द बेस्ट वे टू डेवलप योर ब्रेन is to use it। अगर तुम अपने दिमाग को विकसित करना चाहते हो ना तो उसका इस्तेमाल करो, इस्तेमाल करोगे तो ही वो डेवलप होगा। उसके अलावा कोई दवाई खा लेने से, टैबलेट खा लेने से, सिरप पी लेने से, इंजेक्शन ले लेने से, बादाम खा लेने से कुछ नहीं होता है। उसका इस्तेमाल करो। दिमाग को विकसित करना चाहते हो ना तो पजल्स सॉल्व करो, स्टोरी पढ़ो, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, मैगजीन पढ़ो, जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उसमें अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करो। कसरत होता है दिमाग का, जिस पार्ट का जो फंक्शन है ना उसका इस्तेमाल करोगे तो ही तो काम करेगा। समझो अगर तुम्हारे पास एक गाड़ी है, तुमने एक महंगा गाड़ी लिया, 10 साल उसका इस्तेमाल ही नहीं किया, ऐसे ही पड़े रहने दिया। एक महंगा टीवी लिया, 10 साल उसका इस्तेमाल नहीं किया, ऐसे ही पड़े रहने दिया। एसी एयर कंडीशनर खरीदा, उसको ऐसे ही पड़े रहने दिया, क्या वो काम करेगा? नहीं काम करेगा। अगर तुम उसका इस्तेमाल करते रहोगे फिर बोलोगे हाँ गाड़ी क्या स्मूथ चल रहा है, एसी क्या मस्त ठंडा हवा दे रहा है। उसी तरह से अगर दिमाग का इस्तेमाल करोगे ना तो ही वो डेवलप होगा। मसल्स के मामले में भी यही होता है। लोग जब जिम जाते हैं ना, ये वजन उठाते हैं, क्या कर रहे हैं? वो मसल्स को यूज कर रहे हैं। अब मसल्स को अगर डेवलप करना है तो मसल्स को यूज करो। वजन उठाना यानी मसल कॉन्ट्रैक्शन करा, जब कॉन्ट्रैक्शन करेगा तब उसका हाइपरट्रोफी हो जाता है, इंक्रीज्ड साइज, ओके, इंक्रीज्ड नंबर हो जाता है, ग्रोथ हो जाता है। फिर लोग बोलते हैं ये देख मेरा बाइसेप्स, ये देख मेरा ट्राइसेप्स, बॉडी बना लिया मैंने, राइट। तो दिमाग अगर बनाना है, दिमाग को अगर विकसित करना है ना, बेस्ट वे टू डेवलप योर ब्रेन इज टू यूज इट। कौन बोला? अवस्थी सर। गॉड का बच्चू भी गॉड को यही बोला कि रुमाल डालो, फोल्ड फोल्ड कर करके गायराए सल्काए बनाओ, और फिर इस इंसान को बोलो अपने दिमाग का इस्तेमाल करे। फिर देखो वो इंसान पूरे धरती पे ना बदलाव ला देगा, पूरा ह्यूमन सिविलाइजेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी सब कुछ ले आएगा वो। गॉड एकदम अमेज हो गया, बोला वाह मुझे कौन सिखाया इतना बायो? तो बोला अवस्थी सर। वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो ये याद रखना बेटा। सो इट इज अ गायरा एंड सल्काई व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर डिटरमाइनिंग द इंटेलिजेंस ऑफ एनी पर्सन। मूविंग ऑन। अब दिमाग के अंदर कितने सल्कस और दिमाग के कितने लोब्स, उस बारे में बात कर लेते हैं। दिमाग को कभी भी ड्रॉ करो ना बेटा, ऐसे ही चालू करो, ऐसे तोड़ तोड़ के ना उसका शेप ले आओ अंदर की तरफ, ओके। अब ना सबसे पहले ये वाला, ये जो सर्कस है ना, समझो इंसान इस तरफ को देख रहा है। इस चैप्टर में सारे डायग्राम इस तरफ के हिसाब से, ये आगे वाला पार्ट है, ये पीछे वाला पार्ट है, ओके। अब ये वाला जो सर्कस है इसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रल सर्कस, ओके। फिर ये जो सर्कस है इसको हम लोग बोलेंगे लैटरल सर्कस। फिर यहां पीछे की तरफ एक और सर्कस, इसको हम लोग बोलेंगे पैराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस। पैराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस।
बेटा सेंट्रल सल्कस का एक और नाम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सल्कस ऑफ रोलैंडो। लैटरल सल्कस का एक और नाम है, इट इज कॉल्ड एज सिल्वियन फिशर और सिल्वियन सल्कस, ये याद रखो। अब जब 3 रेखाएं खींच दी गई हैं, 3 लाइनिंग हो चुका है, तो दिमाग के 4 हिस्से हो गए। कैसे? ये आगे वाला हिस्सा एफ, फ्रंट वाला पार्ट, इसको बोलेंगे फ्रंटल लोब। फिर ये ऊपर वाला पार्ट पी, पी यानी पतरा, पतरा ऊपर लगाते हैं ना बेटा, ओके, दैट इज कॉल्ड एज पैराइटल लोब। फिर ये वाला पार्ट टी, कान के ऊपर वाला पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज ए टेम्पोरल लोब। और ये पीछे वाला पार्ट ओ, इसको बोलेंगे ऑक्सीपिटल लोब। सो दिमाग में टोटल 3 मेन सल्कस है और 4 लोब्स है। आगे की तरफ जो है दैट इज कॉल्ड एज फ्रंटल लोब, जिसको हमने एफ से दिखाया। ऊपर की तरफ जो है दैट इज पैराइटल लोब, जिसको हमने पी से दिखाया। फ्रंटल लोब इज प्रेजेंट इन फ्रंट, पैराइटल लोब फॉर्म्स द रूफ ऑफ द ब्रेन, ऊपर की तरफ, ओके। फिर साइड में जो है दैट इज कॉल्ड एज ए टेम्पोरल लोब, जिसको हमने टी से दिखाया यहाँ पर। So it is present on sides and पीछे की तरफ जो है that is called as occipital lobe, जिसको हमने O से दिखाया, which is present on the back। ये 5 लोब के अलावा एक और लोब होता है, there is 5th lobe also, जिसको इंसुला बोलते हैं। थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, okay, this insula is present deep within the lateral sulcus, deep within लैटरल सल्कस। ये समझा बेटा? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे और डिस्कस करते हैं। लिया? आगे बढ़ते, सब आ रहा है ना बराबर? चलो बेटा लास्ट पार्ट है। तो बच्चों ये हमारे दिमाग का 2 हिस्सा, जो आगे वाला पार्ट है वो फ्रंटल, जो रूफ वाला पार्ट है वो पैराइटल, साइड वाला पार्ट टेम्पोरल, और पीछे वाला जो लोब है वो ऑक्सीपिटल लोब है। इतना याद रखना है। इसके अलावा 5th लोब है, दैट 5th लोब इज कॉल्ड एज इंसुला। नेक्स्ट, फिर हमने अभी अभी डायग्राम में देखा था कि ब्रेन का अंदर वाला पार्ट जो है वो व्हाइट मैटर है, इसको हम मेड्यूला बोलते हैं। अब बात यह है कि इस व्हाइट मैटर के अंदर भी थोड़े बहुत देयर आर मासेस ऑफ ग्रे मैटर, इसको हम लोग बोलेंगे बेसल न्यूक्लियाई, ऑल्सो कॉल्ड एज बेसल गैंग्लिया। बेसल न्यूक्लियाई और बेसल गैंग्लिया, इसका डेफिनेशन लिख देता हूं। बेसल न्यूक्लियाई और बेसल गैंग्लिया आर masses of gray matter situated in white matter। ये पॉइंट याद रखो। दूसरा पॉइंट ये याद रखो, इट इज प्रेजेंट ऑन लैटरल साइड्स ऑफ थैलेमस। थैलेमस के बाजू में होता है बेटा। थैलेमस कहाँ है मेरे नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ बेटा तुझे। नेक्स्ट, इसका जो फ्लोर वाला पार्ट है वहां पर भी फाइंड दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड एज कॉर्पस स्ट्राइटम। सर ये बेसल न्यूक्लियस का काम क्या है? दिस बेसल न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ एक्टिविटीज
एग्जीक्यूशन ऑफ एक्टिविटीज एट सबकॉन्शियस लेवल, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, एट सबकॉन्शियस लेवल। अब सबकॉन्शियस लेवल का मतलब क्या होता है? ओके, कॉन्शियस यानी हमको एहसास है, सबकॉन्शियस यानी उसका एहसास नहीं है। यानी जब मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, अब देख ध्यान से, मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं तो ये मेरा कॉन्शियस एक्टिविटी है, बट ये कॉन्शियस एक्टिविटी के साथ साथ सबकॉन्शियसली मैंने ये चौक को भी पकड़ के रखा है। अब ये चौक को मैंने ऐसे पकड़ के रखा है कि ऐसे पकड़ के रखा है कि ऐसे पकड़ के रखा है, ये मेरा सबकॉन्शियस माइंड तय करता है। यानी अब मैं जागरूक हूं, कॉन्शियस हूं लिखने के बारे में, बट सबकॉन्शियसली मैंने इसको पकड़ के रखा है ना। सो जो सबकॉन्शियस एक्टिविटी पे जो प्लान एग्जीक्यूट होते हैं, यानी जो प्लान, जो आइडिया का पालन होता है, उसको संभालता कौन है? उसको संभालता है बेसल न्यूक्लिया, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज बेसल गैंग्लिया। नेक्स्ट, फंक्शनल एरियाज ऑफ सेरिब्रम। सेरिब्रम के जो अलग अलग लोब्स हैं उसका क्या फंक्शन है? जबरदस्त इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना। फंक्शनल एरियाज ऑफ सेरिब्रम, अब इसमें से पहला लोब है फ्रंटल लोब। ओके, फ्रंटल लोब में मुझे ये ब्रेन यहां बार बार ड्रॉ करना पड़ रहा है, बट मैं उम्मीद करता हूं ये मेहनत रंग लाएगी और तुझे टॉपिक समझ में आएगा। ओके, अब फ्रंटल लोब में ये सेंट्रल सर्कस है, ये आगे का हिस्सा पूरा फ्रंटल लोब है बेटा। इसका ये जो एरिया है, ओके, दैट इज कॉल्ड एज जनरल मोटर एरिया। जनरल मोटर एरिया, ओके, जनरल मोटर एरिया वॉलेंटरी एक्टिविटीज का देखभाल करता है। ओके, यानी मेरे मर्जी के हिसाब से जो मूवमेंट होता है, मैंने शोल्डर हिलाया, मैंने एल्बो हिलाया, मैंने बॉडी हिलाया, ओके राइट, ये सब का सब ना जनरल मोटर एरिया संभालता है। फिर आगे की तरफ एक और एरिया विच इज कॉल्ड एज प्राइमरी मोटर एरिया, ओके, और कॉल्ड एज प्री मोटर एरिया। अब प्री मोटर एरिया है ना, ये इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज को संभालता है बेटा, और ये इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज किसके कंट्रोल में? इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इतना याद रखो, पेट में जो गुड़गुड़ हो रहा है, ओके राइट, ये सब इनवॉलेंटरी एक्टिविटी है, ये मेरे मर्जी के हिसाब से नहीं चलता है, अपने आप चलता है बेटा। सो जनरल मोटर एरिया और प्री मोटर एरिया। अब इसके अलावा फ्रंटल लोब और क्या क्या काम करता है? तो इसमें एक और एरिया होता है एसोसिएशन एरिया। Association area, they are neither sensory nor motor। ये ना ही सेंसरी होते हैं, यानी ना ही मैसेज को लेकर आते हैं, ना ही मोटर होते हैं, यानी ना ही मैसेज को लेकर जाते हैं। ये क्या करते हैं ना, ये सिर्फ कोऑर्डिनेशन का काम करवाते हैं। सेंसरी और मोटर के बीच में कोऑर्डिनेशन, तालमेल बैठाने का काम है एसोसिएशन एरिया। उसके अलावा फ्रंटल लोब और क्या क्या काम करता है, इसमें और कौन से एरिया है? तो शॉर्टकट याद रखो, वी आर इंपॉर्टेंट, हम लोग इंपॉर्टेंट है। अब वी इंपॉर्टेंट में W स्टैंड्स फॉर विल पावर, E स्टैंड्स फॉर इमोशंस, I stands for intelligence, M stands for memory, P stands for personality। विल पावर, अब बहुत से लोगों में हमेशा विल पावर रहती है, जिद रहती है कि नहीं मैं ये करूंगा, मैं हार गया फिर भी मैं ये करूंगा। ओके, सो वो सब का सब फ्रंटल लोब पर डिपेंडेंट रहता है। जिसका फ्रंटल लोब ज्यादा डेवलप रहता है उनका विल पावर ज्यादा मजबूत होता है। ओके, इमोशंस, तरह तरह के जो हमारे इमोशंस होते हैं, खुश होना, दुखी होना, ओके, गुस्सा करना, चिड़चिड़ापन करना, ये सब का सब इमोशंस भी फ्रंटल लोब कंट्रोल करता है। इंटेलिजेंस इज डिपेंडेंट अपॉन गायरा एंड सल्काई, बट वो इंटेलिजेंस में कितना मेमोरी, क्या कुछ स्टोर करके रखना, वो सब का सब फ्रंटल लोब में स्टोर होता है। इनफैक्ट हमारा प्लानिंग, जजमेंट, ये सब भी फ्रंटल लोब ही डिसाइड करता है। जब मैं रास्ता क्रॉस कर रहा हूँ, सामने से गाड़ी आ रही है, सो वो गाड़ी कितने तेजी से आ रही है, ओके राइट, मुझे कितने तेजी से कदम फटाफट उस तरफ ले लेना चाहिए, या वापस आ जाना चाहिए, या उधर ही बैठ जाना चाहिए।
सो गाड़ी की तेजी, डिस्टेंस, कौन सा गाड़ी है, मुझे कितना कदम लेना चाहिए, ये सब प्लान करना, जज करना, ओके, ये सब का सब काम कौन करता है, फ्रंटल लोब करता है बेटा। इसके साथ साथ पर्सनैलिटी, कुछ लोग बहुत चिड़चिड़े पर्सनैलिटी के होते हैं, कुछ लोग बहुत हंसी मजाक पर्सनैलिटी के होते हैं, कुछ लोग हमेशा दुखी होते हैं, रोते रहते हैं। सो ये जो पर्सनैलिटी भी जो बनता है ना, हमारी जो व्यक्तित्व बनता है ना, वो भी फ्रंटल लोब के सोच विचार के हिसाब से बनता है। अच्छा, अब फ्रंटल लोब में एक बहुत ही स्पेशल एरिया है यहां, इसको बोलते हैं ब्रोकास एरिया, बी लिख देता हूं। सो फ्रंटल लोब में एक स्पेशल एरिया विच इज कॉल्ड एज ब्रोकास स्पीच एरिया, फुल नेम इज ब्रोकास मोटर स्पीच एरिया। अब बात ध्यान से सुनो, वैसे ही टेम्पोरल लोब में एक एरिया जिसका नाम है वर्निक्स सेंसरी स्पीच एरिया। इसको ड्रॉ किया जाए वापस से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आया है, ध्यान दे, मजा आएगा। इधर है ब्रोकास एरिया और इधर है टेम्पोरल लोब और पैराइटल लोब और ऑक्सीपिटल लोब के जंक्शन पे, इधर है वर्निक्स एरिया, ये ब्रोकास एरिया, ये वर्निक्स एरिया, और ये दोनों को कनेक्ट करता है नर्व फाइबर्स। उन नर्व फाइबर्स को बोलते हैं आर्क्वेट फैसिक्युलस, आर्क्वेट फैसिक्युलस। सुन ध्यान से, अब ब्रोकास एरिया ना वो मोटर स्पीच एरिया, मोटर यानी मूवमेंट और सेंसरी यानी सेंस करने का। सो सेंसरी यानी नर्वस सिस्टम में कोई संदेश आएगा, लेना इज सेंसरी, और उसके हिसाब से जवाब देना इज मोटर यानी मूवमेंट। ब्रोकास मोटर स्पीच एरिया ये सिर्फ बड़बड़ करता है, सो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीच, बट ब्रोकास वर्निक्स सेंसरी स्पीच एरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अंडरस्टैंडिंग, फॉर एनालाइजिंग। नाउ अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल बेटा। देखो ये कैसा होता है ना, ब्रोकास एरिया का काम है सिर्फ बड़बड़ाना। जैसे मुझसे कोई सवाल पूछो, कोई सवाल पूछो मुझसे, कोई भी एक सवाल पूछो, पूछो पूछो कोई भी एक सवाल। सर ये कैसे काम करता है? ये कैसे काम करता है? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। सर ये क्या जवाब दिया आपने? सवाल पूछा है ये कैसे काम करता है, आप बोल रहे हो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। अब सुनो ध्यान से, यानी जब सवाल आया तो मैंने तो बड़बड़ा दिया जो बड़बड़ाना है। तो ये जो बड़बड़ाना होता है ना, कुछ भी बोल दिया, ये ब्रोकास एरिया। बट अब इसी सवाल को वापस लेते हैं, पूछिए सर ये कैसे काम करता है? हाँ सर ये कैसे काम करता है, हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, क्योंकि हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं और ये न्यूरॉन्स क्या करते हैं, मैसेज को लेते हैं, ओके, उसको समझते हैं और उसके हिसाब से उसका जवाब देते हैं। तो अब मैंने जो जवाब दिया है वो सोच समझ के दिया ना, यानी अब मैंने उस सवाल को सुना, मेरे वर्निक्स एरिया ने उन शब्दों को समझा और फिर मैंने जवाब दिया। ये समझा बेटा? सो ब्रोकास एरिया का काम है सिर्फ बड़बड़ाना, वर्निक्स एरिया का काम है पहले समझो और फिर बड़बड़ाओ। अब जैसे समझो फॉर एग्जांपल, तुम स्टूडेंट्स लोग एग्जाम में जब लिखते हो या फिर तुमसे जब कोई सवाल पूछ लेता ओरल एग्जाम में, तुम सवाल सुनते हो कुछ भी जवाब देते हो, वो ब्रोकास एरिया। तुम सवाल सुनते हो, समझते हो, तुमको याद है, फिर बराबर जवाब देते हो, वो वर्निक्स एरिया जो समझता है सब कुछ। अभी कोई अगर मुझसे पूछता है कि तुम्हारी उम्र क्या है और मैं उसको बोलता हूं मुझे टाई पहनना पसंद है, अरे ये सवाल किया और जवाब किया। तो ये जब सवाल आया ना तो मैंने सिर्फ ब्रोकास एरिया का इस्तेमाल किया, मैं बड़बड़ा दिया। बट अभी कोई मुझसे पूछता है कि तुमको क्या पसंद है और फिर मैं बोलता हूं मुझे टाई पहनना पसंद है, तो मैंने उन शब्दों को समझा, ये मेरा वर्निक्स एरिया है। और वर्निक्स एरिया फिर ब्रोकास एरिया को बोलता है ठीक है, इस हिसाब से संदेश भेजो वोकल कॉर्ड्स को, इस हिसाब से इंपल्स भेजो टंग मसल्स को, ताकि टंग मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और वोकल कॉर्ड्स का वाइब्रेशन कुछ इस अंदाज से हो कि इस तरह के ही शब्द निकले और सवाल का जवाब एकदम सही हो। बहुत जरूरी है। ये जो पैरेट्स होते हैं ना, पैरेट्स, मेरे घर में
पैरेट है, पैरेट्स बहुत बोलते हैं, उसको हमने सिखाया मिट्टू, तो वो बोलता है मिट्टू 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 मिट्टू। फिर कभी कभी हम लोग चिढ़ जाते हैं तो उसको बोलते हैं तू पागल, तो बोलता है तू पागल तू पागल तू पागल तू पागल। अब पैरेट्स और जो सॉन्ग बर्ड्स होते हैं ना, इनके दिमाग का कुछ हिस्सा इज एनालॉगस टू अवर ब्रोकास एरिया, यानी दिमाग का कुछ हिस्सा हमारे ब्रोकास एरिया जैसा है, इसलिए लोग बड़बड़ाते हैं। बट इनका दिमाग इतना विकसित नहीं है सो एज टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड। वर्निक्स एरिया जैसा कोई एनालॉगस स्ट्रक्चर, इतना वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर इनके पास नहीं है, इसलिए ये समझ नहीं पाते। नहीं तो अगर इनके पास एकदम वेल डेवलप्ड ब्रेन होता, हम इंसानों जैसा, और मैं इसको बोलता मिट्टू तू पागल, तो मेरे को बोलता मेरे को पागल बोला, तो मिट्टू बोलता तू पागल, तेरा ससुर पागल, तेरी सास पागल, तेरा खानदान पागल। सो ये होता है वर्निक्स एरिया, जो समझता है फिर जवाब देता। समझा बेटा? ओके फाइन। अब ये वर्निक्स एरिया कहां पर है? ये वर्निक्स एरिया टेम्पोरल लोब में, एग्जाम में अगर आए ना तो याद रखना वर्निक्स एरिया इज इन टेम्पोरल लोब। सो बेटा फ्रंटल लोब का तो हो गया। नेक्स्ट टेम्पोरल लोब में और कौन सा एरिया है? टेम्पोरल लोब में ऑल्फैक्टरी एरिया है जो स्मेल को डिटेक्ट करता है, टेम्पोरल लोब में ऑडिटरी एरिया है, और टेम्पोरल लोब में स्पीच एरिया है। ऑल्फैक्टरी का मतलब स्मेल, ऑडिटरी का मतलब रिलेटेड टू साउंड। अब मैं इस लेक्चर के शुरुआत में तुमको बोल रहा था ना, किसी से भी पूछोगे हम नाक की मदद से सूंघते हैं, कान की मदद से सुनते हैं, गलत है। तुम जब सूंघते हो ना, तो जब मैसेज जाता है ऑल्फैक्टरी बल्ब, ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट और टेम्पोरल लोब में, तो टेम्पोरल लोब उसका एहसास लेता है और तुमको एहसास दिलाता है हाँ ये सुगंध है। जब तुम सुनते हो ना तो कान की मदद से नहीं सुन रहे हो रे, ये सब तो नौकर चाकर है, मेन बॉस ऊपर बैठा है, ब्रेन इज द बॉस। जब वो शब्दों को सुनता है, ब्रोकास वर्निक्स एरिया की मदद से समझता है, तब उसको एहसास होता है हाँ ये इस तरह का आवाज है, हाँ ये मधुर आवाज है, हाँ ये चिड़चिड़ापन वाली आवाज है, इसमें मेरे को ऐसे रिएक्शन देना है, इसमें मेरे को ऐसे रिएक्शन देना है। इस तरह से ब्रेन सोचता है। अब दोनों आइडिया कंबाइन करें, जिस हिसाब से हम जो भी कुछ सूंघते हैं वो टेम्पोरल लोब में जाके स्टोर होता है, जो भी हम सुनते हैं वो टेम्पोरल लोब में जाके स्टोर होता है, और ये सूंघने के दम पे, सुनने के दम पे, ओके, वर्निक्स एरिया कुछ अगर सुन ले तो उसको समझेगा और उस हिसाब से ब्रोकास एरिया के थ्रू या तो बड़बड़ाएगा, यानी बड़बड़ करने का काम करवाएगा, या तो फिर समझो कुछ सूंघ लिया, मस्त सुगंध आ रहा है, मम्मी ने कुछ अच्छा खाने को बनाया है, तो टेम्पोरल लोब में वो मैसेज गया, मेरे नाकों से गया, ऑल्फैक्टरी बल्ब, ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट और टेम्पोरल लोब में गया। टेम्पोरल लोब फिर फ्रंटल लोब को बोलता है तेरे मोटर एरिया को एक्टिवेट कर। मोटर एरिया यानी मूवमेंट, मोटर एरिया मेरे हाथ पैर को मूव करवाते, मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराते, मसल कॉन्ट्रैक्ट कर करके किचन तक जाता है, लड्डू उठाता है, लड्डू खा लेता है, मजा आ जाए। बायोलॉजी से दिल लगाओगे ना पागल हो जाओगे बेटा। ये कॉन्सेप्ट बहुत अमेजिंग, मैं तुमको फिर भी नहीं बता सकता कि मैं इस टॉपिक के बारे में क्या सोचता हूँ, क्योंकि शब्द कम पड़ जाते हैं। ओके राइट, फीलिंग्स, इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फील करो कैसे काम करता है, इट इज सो अमेजिंग। ओके सो ये है टेम्पोरल लोब। नेक्स्ट ऊपर की तरफ पैराइटल लोब। पैराइटल लोब क्या करता है? पैराइटल लोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सोम एस्थेटिक सेंसेशन। सोम एस्थेटिक सेंसेशन यानी ये पेन को डिटेक्ट करता है, ये प्रेशर को डिटेक्ट करता है, ओके, टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है। पीपीटी याद रखो, पेन, प्रेशर, टेम्परेचर। और तो और पैराइटल लोब हैज जनरल सेंसरी एरिया। Parietal lobe also has a gustatory area. Gustatory area means a taste area. Okay, next moving on. Occipital lobe. ऑक्सीपिटल लोब में सिर्फ एक ही काम है, वहां पे विजन एरिया। देखो कितना इंपॉर्टेंट है, हम देखते हैं आगे से पर सारा विजन अल्टीमेटली कौन कंट्रोल कर रहा है? ये वाला हिस्सा। इसलिए कोई पीछे से अगर हमको डंडा मार दिया ना, सबसे पहले ब्लैकआउट हो जाता है, फिर विजन वाला डिपार्टमेंट ही उड़ गया सीधा। तो क्या पिक्चर खत्म, थिएटर खाली, पूरा अंधेरा सीधा। रिमेंबर दैट। ओके सो पीछे की तरफ विजन एरिया है। अक्सर ये जब क्वेश्चन में आता है ना विजन एरिया का है, लोग फ्रंटल लोब मार्क कर लेते हैं, सोचता है आंख आगे तो दिमाग का आगे वाला एरिया कंट्रोल करता होगा। गलत, गधा है तुम्हारा गायरा और सलकाई जाके चेक करो, इतना वेल डेवलप नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके
राइट। अच्छा, अब एक बहुत ही काम की बात बताता हूँ। ये ब्रेन का ये जो ब्रोकास एरिया और वर्निक्स एरिया है ना, ये स्पेशल एरिया है। ये दोनों, इसको अंडरलाइन कर देता हूँ मैं। ये दोनों स्पेशल एरिया है और ये ना किसी एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर पे डेवलप होता है, बाकी सब कुछ दोनों बाजू रहेगा। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं तुमको टेम्पोरल लोब में ऑल्फैक्टरी और ऑडिटरी एरिया है, सो ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर आधा, ये दूसरा आधा, सो इसके पास भी है और इसके पास भी है, दोनों टेम्पोरल लोब में। बट ब्रोकास और वर्निक्स एरिया सिर्फ एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर में होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। इसका स्क्रीनशॉट लो, सिखाता हूं लास्ट पार्ट। ओके, डोमिनेंट सेरिब्रल हेमिस्फीयर बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ब्रोकास एरिया और वर्निक्स एरिया समझो ये तुम्हारा लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। अक्सर लोगों में ब्रोकास एरिया और वर्निक्स एरिया 3 साल की उम्र तक बन जाता है बेटा, कुछ लोगों में 3.5, 4, 5 साल भी लगते हैं बेटा। ओके राइट। और ये अक्सर लोगों में ना लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में बनता है। और ये ब्रोकास एरिया और वर्निक्स एरिया जिस सेरिब्रल हेमिस्फीयर में बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे डोमिनेंट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। डोमिनेंट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और ये ब्रोकास एरिया एंड वर्निक्स एरिया अगर तुम्हारे लेफ्ट सेरिब्रम में बना, दैट मीन्स तुम्हारा लेफ्ट सेरिब्रम डोमिनेंट हो जाएगा। और अगर तुम्हारा लेफ्ट सेरिब्रम डोमिनेंट है तो तुम्हारा राइट साइड ऑफ द बॉडी, राइट साइड ऑफ द बॉडी डोमिनेंट हो जाएगा। सो इसको हम लोग हाइफा इंग्लिश में बोलेंगे नाउ यू हैव बिकम राइट हैंडेड। इजी हिंदी में अब तू राइटी है। सो लोग राइटी और लेफ्टी होते हैं ना, उसका कॉन्सेप्ट ऐसा है बेटा। जो लोग राइटी होते हैं ना 3 साल की उम्र तक उनका ब्रोकास एरिया और वर्निक्स एरिया, ये जो स्पेशल एरिया है ना, वो उनके लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में बनता है। इसलिए इनका दिमाग का लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर डोमिनेंट होता है और इसीलिए ना ये राइटी होते हैं। बहुत कम लोग लेफ्टी होते हैं, उसमें से बहुत कम लोग बायोलॉजी से प्यार करते हैं, उसमें से बहुत कम लोग दाढ़ी रखते हैं, तांत्रिक जैसा दिखते हैं, पर तांत्रिक नहीं होते, डॉक्टर होते हैं, जिनको डॉक्टर अवस्थी बोलते हैं। ओके, सो जो लेफ्टीज होते हैं ना बहुत कम होते हैं। लेफ्टी में कैसा होता है ना, उनका ब्रोकास एरिया और वर्निक्स एरिया उनके राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में बनता है, सो उनका राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर ज्यादा डोमिनेंट होता है और इसीलिए इनको हम लोग लेफ्टी या तो लेफ्ट हैंडेड बोलते हैं। सो राइट हैंडेडनेस और लेफ्ट हैंडेडनेस इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है बेटा। अच्छा, बहुत सारे लोग दोनों हाथों से लिख पाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। Ambidextrous are people who can use both half of cerebrum, that is both cerebral hemisphere equally well. वो मूवी देखा 3 Idiots, उसमें वो वायरस होता है, वीरू सहस्त्र बुद्धे, लाइफ इज लाइक अ रेस, इफ यू डोंट रन फास्ट यू विल बी अ ब्रोकन अंडा। कैसे दोनों हाथ से लिखते हैं, राइट। सो ये एम्बीडेक्स्ट्रस होते हैं। रजनीकांत का मूवी देखा शिवाजी द बॉस, ना 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 ना, राइट। उसमें कैसे वो साइन करते हैं दोनों हाथ से, जुप जुप जुप, राइट। सो ये लोग होते हैं ना, ये होते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस यानी इनके दिमाग का दोनों हिस्सा है ना इक्वली वेल डेवलप्ड होता है, इसलिए शरीर का दोनों इक्वल हाफ साथ में। लियोनार्डो डा विंसी एक हाथ से लिखा करता था, एक हाथ से ड्रॉ किया करता था। क्या महान व्यक्तित्व है बेटा। सर हम भी कोशिश करें तो नहीं, वो फेक होता है बेटा। ओके, और वो मैनिपुलेटेड होता है। कुदरती तौर पे जो होते हैं ना वो एम्बीडेक्स्ट्रस होते हैं। अच्छा, एक और बात तो तुमको बता दूं, हमारे इंडिया में ना बहुत सारे लोग ना मिक्स्ड हैंडेडनेस होते हैं, यानी लिखते हैं राइट हाथ से पर कुछ और जरूरी काम लेफ्ट हाथ से करते हैं। इसका कहानी ऐसा है कि हमारे ही नहीं, इनफैक्ट बहुत सारे कंट्री में, बहुत सारे परिवार में यह माना जाता है लेफ्ट हैंडेड होना अशुभ होता है। लेफ्ट हैंड किसी को पसंद नहीं है, इसका नाम भी रख दिया उल्टा हाथ। ये सीधा हाथ, ये उल्टा हाथ। अरे क्या मजाक है। व्हेन आई वाज इन माय मेडिकल, फर्स्ट ईयर मेडिकल में जब हमने डेड बॉडी कट किया, सेकंड ईयर में जब पोस्टमार्टम देखा, लाइव सर्जरी देखा, ओके, सब हमको पता चला जितने मसल्स, जितने बोन्स, जितने नर्व फाइबर, जितने टेंडेंस, लिगामेंट्स इस हाथ में उतने ही इस हाथ में है। तो काय का फर्क,
तुम काय को फर्क करता है इस धरती पे आके? तरह तरह के धर्म के नाम पे, तरह तरह का कस्टम्स के नाम पे तरह तरह की अफवाहें बनाता है, मार्केट में छोड़ता है, बायोलॉजी को खराब करता है, दूषित करता है। गलत बात है बेटा ये। ओके, सो लोग ये बोलते हैं ना सीधा हाथ ये उल्टा हाथ, इस हाथ से जो भी काम करोगे सीधा हो जाएगा, इससे जो काम करोगे उल्टा हो जाएगा, पैसे देना है तो यहाँ से नहीं यहाँ से देने का, ये सब सब गलत है। मैं डॉक्टर है, ओके, आई विल टेल यू, मेरे घर पे ऐसी एक सिचुएशन हुआ था। ओके, एक पूजा रखी गई थी, मैं एक पूजा में गया था, तो वहां पे पंडित ना प्रसाद दे रहे थे। अब अवस्थी सर लेफ्ट थी, तो अवस्थी सर ने लेफ्ट हाथ आगे किया, पंडित मुंह बना लगा, ये नहीं वो हाथ। आई गॉट इरिटेटेड, तो ऐसा हाँ वो नहीं यही हाथ दिया और प्रसाद भड़क के एकदम। फिर मैंने उनसे पूछा, एक्चुअली लॉजिकली पूछा कि बाद में शांत दिमाग से पूछा, पंडित जी ऐसा क्यों, मतलब ये हाथ में प्रसाद क्यों नहीं ले सकते? तो बोला ये अशुभ हाथ होता है। बोला अरे, तो बोले जब गृह प्रवेश भी होता है ना, जब बहू घर में आती है वो ऐसा हांडा रखते हैं, उसमें चावल डाल के रखते हैं, सो है ना वो राइट पैर पहले रखनी चाहिए, लेफ्ट पैर पहले नहीं रखने चाहिए। देखो ये सब होता होगा बच्चों, पर बायोलॉजी क्या कहता है मालूम है? दोनों साइड सेम है, सेम मसल सेम, सब कुछ सेम बनाया कुदरत ने, ये हमने बनाई है सब की सब मान्यता है, और खुद को परेशान कर रखा है बेटा। ओके, राइट पैर के बदले अगर लेफ्ट पैर चले गया, अरे लेफ्ट पैर गया तो राइट सेरिब्रम इससे गया ना, राइट सेरिब्रम ही तो कंट्रोल कर रहा है, तो ऐसा सोचना है, ये मत सोच कि लेफ्ट पैर गया, ये सोच राइट सेरिब्रम ने रिस्पॉन्ड किया। छोटे छोटे लोगों को समझ में नहीं आया, लेवल ही नहीं है। अच्छा, फिर मैंने उनको समझाया, मैंने बोला देखो पंडित जी कैसा है ना, मैं डॉक्टर हूँ, मैं जितना भी प्रिस्क्रिप्शन लिखता हूँ ना अपने लेफ्ट हैंड से लिखता हूँ, जितने भी टैबलेट्स देता हूँ ना, इंजेक्शन देता हूँ, ओके, वट एवर आई डू, ड्रेसिंग करते हैं, पेशेंट की मदद करते हैं, लेफ्ट हैंड से करते हैं, क्योंकि मेरा लेफ्ट हैंड डोमिनेंट है। पर कोई काम उल्टा नहीं हुआ, क्यों? मन में भावनाएं अच्छी हैं, क्यों? मेहनत इतना अच्छा किया, लाइफ में स्किल डेवलप किया है। सो ये सब जरूरी होता है बच्चों, ये लेफ्ट राइट सीधा उल्टा शुभ अशुभ ये सब मत किया करो। इनफैक्ट आई टोल्ड हिम, उसने जब है ना, फिर बाद में जब हमारा थोड़ा व्यवहार बन गया ना, फिर उसने बोला कि मुझसे पूछने लगा, डॉक्टर्स का ये होता है कि लोग एक बार जान जाते हैं ना, हाँ तुम डॉक्टर हो, तो पूछने लगते हैं, अच्छा डॉक्टर साहब हमारी जो धर्म पत्नी है उनको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, तो दवाई ये सब बताया, उनको थोड़ा गाइडेंस वगैरह दिया, फिर मैंने ना कॉन्सेप्ट को घुमा घुमा के आई केम बैक टू द सेम पॉइंट, जहां मैंने उनको पूछा था ना क्यों लेफ्ट हाथ में प्रसाद नहीं लेना चाहिए, गिव रीजन फॉर 2 marks, आई एम ए टीचर ऑल्सो। फिर मैंने उनको समझाया, देखो कैसा है ना कि कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम के हिसाब से हार्ट पे रिस्क रहता है, और हार्ट के अंदर भी टोटल 4 कंपार्टमेंट है, उसमें से हार्ट का जो लेफ्ट साइड है ना उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और हार्ट के राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी लेफ्ट साइड इज प्योर। इनफैक्ट आप जो बोल रहे हो उसका उल्टा है, लेफ्ट इज प्योर शुभ पवित्र, राइट साइड ऑफ द बॉडी, राइट साइड ऑफ द हार्ट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। ये मेरा बायोलॉजी कहता है। वो झगड़ा होता है, छोड़ो छोड़ो, बायोलॉजी के हिसाब से इतना ही याद रखा किया करो। ओके, सो ये एक मेन होता है, जो लेफ्टीज होते हैं ना उनका राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर ज्यादा डेवलप्ड होता है, क्योंकि उसमें ब्रोकास एरिया और वर्निक्स एरिया होता है, और जो राइटी होते हैं उनका लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर ज्यादा डेवलप्ड होता है। एम्बीडेक्स्ट्रस में ब्रोकास एरिया वर्निक्स एरिया किधर होगा ये तू ढूंढना, और होमवर्क के तौर पे कमेंट सेक्शन में जाके तू पोस्ट करना। कितना समझा? ओके, बहुत सारे लोग हैं ना अभी यही लेफ्टी राइटी के चक्कर में ना अपने बच्चे को मारते हैं। जब बच्चा है ना लेफ्ट हाथ से काम करना शुरू करता है उसको मारते हैं, बोलते हैं लेफ्टी नहीं तू राइटी बनना चाहिए, यानी ये कुदरत के खिलाफ जा रहे हैं। कुदरत उसके राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में ब्रोकास एरिया वर्निक्स एरिया बनाने वाला था, अब ये लोग मारते हैं उसको, बच्चे को डांटते, तो बच्चे का दिमाग सोचता है कि अरे मैंने ये हाथ बढ़ाया तो मेरे को मार पड़ा, थप्पड़ मार दिया, मेरे को गरम झटका लगा दिया। फिर बच्चा बोलता है चलो कुछ ना कुछ चेंज करके देखते हैं। फिर जब वो राइट हाथ का इस्तेमाल करता है तो सब लोग लाड करते, प्यार करते उस बच्चे को, तो बच्चे का दिमाग समझ जाता है हाँ शायद मुझे राइट हाथ से काम करना। कन्वर्ट मत करो किसी को लेफ्टी को राइटी में, जो कुदरती तौर पे जैसा है नेचुरल है उसको वैसा ही रहने दो, क्योंकि नेचुरली सबसे बेस्ट रहता है और टिकाऊ रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके फाइन, तो ये तो हो गया एम्बीडेक्स्ट्रस पर्सनालिटी के बारे में। अच्छा, आखिरी बात ये है कि हमको कैसे पता चलता है दिमाग का अलग अलग हिस्सा क्या काम कर रहा है, साइंटिस्ट लोग ने इतना इंफॉर्मेशन कैसे ढूंढ निकाला। सो ये इन्होंने ढूंढ निकाला एक रिपोर्ट की मदद से, जिसको बोलते हैं ईईजी, इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राफी। अब एनसेफेलॉन मतलब ब्रेन, और ब्रेन की पढ़ाई को बोलते हैं एनसेफेलोलॉजी। एनसेफेलोलॉजी इज स्टडी ऑफ ब्रेन। अब इसमें जैसे चेस्ट का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होता है ना, चेस्ट में ऐसे वायर्स लगाते, क्लिप्स लगाते हैं और हार्ट के एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करते हैं, वैसे दिमाग के लिए ईईजी होता है। तो इसमें क्या करते हैं ना, तरह तरह का इलेक्ट्रोड्स
यानी वायर जिसमें क्लिप होता है ना, वो स्काल्प पे, हमारी स्किन की जो चमड़ी है ना उसको स्काल्प बोलते हैं, स्काल्प पे लगाते हैं और फोरहेड पे लगाते हैं। और ब्रेन के एक्टिविटीज को पढ़ा जाता है, स्लीप एक्टिविटीज को पढ़ा जाता है, और ये बहुत ही काम आता है इन केसेस ऑफ ब्रेन डैमेज। अगर किसी का ब्रेन डैमेज हो रहा है तो उस तरह के डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए, लोगों के स्लीप पैटर्न को पढ़ने के लिए। ओके, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन केसेस ऑफ एपिलेप्सी। अच्छा, तुम्हारे लेवल पे ना एपिलेप्सी के बदले तुमको एक और वर्ड दिखेगा, कन्वर्जन्स। एक और वर्ड शायद दिख सकता है, शीजर्स। ये बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट हो जाता है, मेडिकल बच्चों के लिए अलग लेक्चर बनाऊंगा, बट ये लेवल पे तुम लोग इतना याद रखो, कॉलेज लेवल पे एपिलेप्सी, कन्वर्जन और सीजर्स, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फीट आना। फीट आना यानी हिंदी में बोलते हैं आकड़ी आना, मिर्गी आना। मुर्गी आना, मुर्गी नहीं बोला मैंने, ध्यान से सुना तूने, मिर्गी आना यानी कैसा होता है, पूरा बॉडी कांपने लगता है अचानक से। ओके, आईज ऊपर रोल हो जाता है, मुंह से झाग आने लगता है, फिर पेशेंट बेहोश होकर गिर जाता है। महान है वो देश जहां पर ऐसे मरीज, जहां पे उसको ब्रेन का तकलीफ है, लोग फिर क्या करते हैं, उसको चप्पल सुंघाते। हाय दरिया, अखंड बायो का मर्डर हो रहा है यहाँ, उसको कांदा सुंघाते हैं। ये सब गलत है, ये सब नहीं करना मांगता है। दिस इज एन इंसल्ट टू द सफरिंग। अगर चप्पल सुंघाने से ही अच्छा होता है तो इतने बड़े से बड़े जो दिमाग के विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट, एमबीबीएस करने के बाद ओके 3 साल एमडी करते हैं, डीएम करते हैं, ओके न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन बनते हैं, तो गले में स्टेथोस्कोप के बदले वो चप्पल लटका के घूमते ना। अगर वो सिस्टर बोलती सर वो 3 नंबर बेड के पेशेंट को आकड़ी आया, तो देता हाँ ये ले चप्पल सूंघा उसको। चप्पल नहीं सूंघाने का गलत बात होती है सर, तो फिर लोग क्यों सूंघाते हैं? इसका ना बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट है, अभी मेरे पास ज्यादा टाइम भी नहीं है, शॉर्ट में बोलता हूं। जब आकड़ी आता है ना तो ये यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग एपिसोड होता है, यानी 5 मिनट के बाद अपने आप ही सेटल हो जाएगा। जैसे अगर तुमको सर्दी आ रहा है या हिचकी आ रहा है तो थोड़े टाइम में अपने आप ही सेटल हो जाएगा। फिर तुम उसको पानी पिलाओ, उसको बोलो कि 7 नाम ले, तेरे को कोई याद कर रहा है, ओके इसलिए तेरे को हिचकी आ रहा है, सब गलत होता है। इसका हमेशा बायोलॉजिकल रीजन होता है। एपिलेप्सी, ये आकड़ी जो आता है ना, ये सेल्फ लिमिटिंग एपिसोड होता है, 2 मिनट 4 मिनट के लिए रहता है, उसके बाद पेशेंट सेटल हो जाता है। खाली क्या करने का मालूम है, पेशेंट को ना वन साइड पे सुला देने का, ऐसा सीधा लेटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो उल्टी किया ना तो उसका उल्टी उसके श्वास नली में जाएगा, उसके विंड पाइप में जाएगा, उसके वजह से उसका डेथ हो सकता है। दूसरा, उसके मुंह के अंदर कोई प्लास्टिक या कपड़ा डाल के रखो, क्योंकि ऐसे में जब टाइट वो अपने जॉ मसल्स को दबाता है ना तो अंदर ही अंदर अपने जीभ और चीक्स को काट लेता है, उससे ना ब्लीडिंग होता है और उससे तकलीफ होता है, फिर वो ब्लड भी है ना विंड पाइप में जा सकता है बेटा। सो मुंह में ना ऐसा बाइट ब्लॉकर कुछ ना कुछ प्लास्टिक या चम्मच वगैरह डाल के रखो, ताकि वो चबाए ना तो अपने इंटरनल सॉफ्ट पार्ट्स को डिस्ट्रॉय ना करे। और उसके कपड़े लूज कर दो, उसको वेंटिलेट करो, जमा मत हो, तमाशा मत देखो, व्हाट्सएप पे वीडियो मत बनाओ, चप्पल मत सूंघाओ, गलत है ये, मार खाओगे, अपमान है बायोलॉजी का। ओके, और जल्द से जल्द डॉक्टर को रिपोर्ट करो, या तो डॉक्टर के पास ले जाओ उसको, या तो किसी डॉक्टर को विजिट के लिए बुलाओ, वो डॉक्टर उसका नर्व्स, ब्लड प्रेशर ये सब चेक करेगा, और अगर अनस्टेबल लगा तो इंजेक्शन देगा। क्योंकि ये सेल्फ लिमिटिंग होता है, तो लोगों ने पास्ट में कुछ ट्रायल एंड एरर किया रहेगा, चप्पल सुंघाया, हाथ में चाबी रख दिया, ये वो उल्टा सीधा किया सब, और पेशेंट फिर मोस्टली अपने आप ही ठीक हो जाता है। हाँ, खाली इसकी कुछ दवाइयां होती है। अगर किसी को भी आकड़ी है या फिट्स है, या फिर अगर किसी को भी सिर पे चोट आया है, कोई गिर गया, समझो ट्रेन एक्सीडेंट है, बाइक एक्सीडेंट है, बस एक्सीडेंट है, कोई गिर गया, सिर पे चोट आया, ओके, तो डॉक्टर है ना एक गोली कम से कम 5 साल के लिए चलाने बोलेगा, 3 साल 5 साल के लिए। कोई तकलीफ नहीं भी रहेगा फिर भी वो गोली चालू रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो गोली फिट्स के लिए रहता है। ब्रेन का कोई भी एरिया जब डैमेज होता है, ओके, सो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि वो कभी भी आकड़ी मार सकता है बेटा। अगर समझो पेशेंट रास्ता क्रॉस कर रहा है, उसको आकड़ी आ गया, गिर गया, फिर एक्सीडेंट हुआ तो प्रॉब्लम होगा ना। इसलिए इन तरह की दवाइयों को चालू रखने का बेटा, डॉक्टर भले 3 साल के लिए बोले या 4 साल के लिए बोले या 5 साल के लिए बोले, बिना डॉक्टर से पूछे उसे बंद करने का नहीं। ये बात समझा बेटा? ओके, राइट। सो इस तरह के ब्रेन के सारे कंडीशंस को डिटेक्ट कर सकता है EEG, ओके, जो ब्रेन डैमेज, स्लीप पैटर्न, एपिलेप्सी, कन्वर्जन, सीजर, ओके, ट्रॉमा, ट्रॉमा यानी इंजरी, और इंजरी की वजह से दिमाग में जो खून जम जाता है उसको हिमाटोमा बोलते हैं, इसको सर्जरी करके निकालना पड़ता है। एनीवे, इसके अलावा एक और रिपोर्ट होता है जिसको पेट स्कैन बोलते हैं, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, ये किया जा सकता है, या तो फिर MRI स्कैन किया जा सकता है। MRI का फुल फॉर्म इज मैग्नेटिक रेजोनेंस
इमेजिंग, इससे ना दिमाग का कामकाज, दिमाग का फंक्शन बराबर से पता चलता है। इसमें ना दो तरह का एमआरआई होता है, एक होता है फंक्शनल एमआरआई और एक होता है फार्मेकोलॉजिकल एमआरआई। फार्मेकोलॉजिकल में ना तरह तरह की दवाइयां दे देकर चेक किया जाता है कौन सा एरिया कैसा क्या काम कर रहा है, कितना डैमेज हुआ है, कितना हमको ट्रीट करना है। फंक्शनल और फार्मेकोलॉजिकल एमआरआई। ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। लिया? ऑल राइट बच्चों, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जहां हमने सिर्फ सेरिब्रम के बारे में बात किया। आने वाले लेक्चर में डायनसेफ्लॉन के बारे में बात करूंगा। लेक्चर काफी लंबा गया है बट लेक्चर का एक एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं पढ़ा पढ़ा के थक चुका हूं, हाँ रहा हूं, बट मेरी मेहनत तभी सफल होगी जब तू इसके प्रॉपर नोट्स बनाएगा, लेक्चर को अप्रिशिएट करेगा और अपने सारे बायो के दोस्तों को बोलेगा बायो बायो नहीं है, एक है ऐसा सनकी इंसान है, एक टीचर दाढ़ी वाला है, तांत्रिक दिखता है पर बहुत बायो से प्यार करता है और प्रचार करता है। ओके, तुम भी बायो अच्छे से पढ़ो, रीड बायो, ब्लीड बायो, यो बायो। समझ में आयो? प्रेम रतन धन पायो। नमस्ते।